एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है 300 साल पहले था। कई सालों पहले यहाँ पे एक मैनिफेस्टर हुई थी जो कि हेवन के विल के हिसाब था, जिस वजह से यहाँ पे कई सारे सीक्रेट रियलम डंजन अर्थ के ऊपर आ गए, जिन्हीं के साथ यहाँ पे कई सारे पावरफुल मॉन्स्टर्स आ गए और देखते ही देखते पूरी ह्यूमैनिटी कोलैप्स कर गई। लेकिन थोड़े बहुत समय के बाद यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया। बेसिकली इंसानों को एबिलिटी मिलना शुरू हो गई, जिनकी मदद से वो यहाँ पे मॉन्स्टर्स को हरा सके और उन्हें दोबारा उनकी सीक्रेट रियलम के अंदर वापस भेज दिया। बहुत बड़े युद्ध के बाद सभी मॉन्स्टर यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर चलेंगे, जिसके बाद यहाँ पे रिफ्ट के अंदर लोग जाने लगे और उन सीक्रेट रियलम्स को एक्सप्लोर करके वहां से पैसा, रिसोर्स और कई सारी चीजें लाने लगे। इसको यहाँ पे कल्टीवेटिंग ट्रांसफॉर्मेशन कहा गया है। इसी के साथ यहाँ पे जब भी कोई 18 साल का होता है तो फिर वो यहाँ पे अपना अवेकनिंग टेस्ट दे सकता है। इसके बाद हम लोग कॉलेज को देखते हैं जहाँ पे हर कोई अपना अवेकनिंग टेस्ट दे रहा था। अब यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन कभी कभी फेल्ड भी हो जाती है और कभी कभी अजीबोगरीब ऑक्यूपेशन यानी कि क्लास में मिल जाती है। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे 3 डायरेक्शन में होती है। पहला है कॉम्बैट, दूसरा है सपोर्ट और तीसरा है लाइफ। कॉम्बैट यहाँ पे प्रैक्टिकल फाइटिंग के काम में आता है, वहीं पे सपोर्ट कॉम्बैट को सपोर्ट करने के लिए होता है। लेकिन लाइफ स्पेशलाइजेशन को यहाँ पे सबसे कमजोर माना जाता है। वहीं पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पे डॉक्टर शॉर्ट्समैन प्रोफेशन को एक्टिवेट करता है, जो कि उसका कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन था। वहीं पे एक बंदा लाइफ स्पेशलाइजेशन को एक्टिवेट करता है तो वो टसवे बहाने लगता है, क्योंकि अब ये फाइट नहीं कर सकता है। इसे कोने में बैठा देंगे कि जाओ इलाज करो इनका। और ऊपर से यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी एक कैटेगरी में होता है, जैसे कि कॉमन, रेयर, हिडन, डिवाइन, इस तरीके के ग्रेड्स। इसके बाद मेन कैरेक्टर की बारी आती है जिसका नाम जियांगचन का। और जियांगचन हम लोगों को बताता है कि डिवाइन टैलेंट सबसे ज्यादा रेयर और 100 साल में एक ही बार देखा जाता है, ये इतना ज्यादा रेयर होता है। और ऑफ कोर्स हमारा मेन कैरेक्टर था तो फिर उसे यहाँ पे डिवाइन ग्रेड का ही ऑक्यूपेशन मिलना था। लेकिन जब वो डिवाइन ग्रेड का ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे एक्टिवेट करता है तो फिर एक सुपर नेचुरल फिनोमिनन एक्टिवेट होता है, दी अर्थ एंड हेवन का। हालांकि जियांगचन को कोई भी हैरानी नहीं होती, क्योंकि उसे पहले से ही पता था कि वो डिवाइन ग्रेड का ही ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिवेट करेगा यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे शायद से स्कूल के प्रिंसिपल आते हैं जो कि उसे कहते हैं, हमें पता था कि तू साले हमारा ही पाला हुआ लौंडा है, चल बता दे कौन सा डिवाइन ग्रेड का ऑक्यूपेशन अवेकन किया है, कॉम्बैट या फिर सपोर्ट। जियांगचन आगे से कहता है कि आप रो दोगे, मैंने यहाँ पे लाइफ स्पेशलाइजेशन ट्रांसफॉर्मेशन को एक्टिवेट किया है, जिससे वो यहाँ पे छोटे छोटे पौधों, पेड़ पौधों और छोटे छोटे एनिमल्स की ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सकता है, यानी कि उनकी स्पीड बढ़ा सकता है। जिसपे प्रिंसिपल आगे से कहते हैं कि छी थू साला, मुझे लगा कि तो कोई कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन एक्टिवेट करेगा, ये तो एकदम यूजलेस टैलेंट है। इस पे वाइस प्रिंसिपल आगे से कहता है, नाराज ना होइए, इसको कोने में बैठा देंगे, नहीं तो खेत में डाल देंगे, ये वहाँ पे खेत जोतेगा। और वो लोग जियांगचन से कहते हैं, चिंता ना करो, जो भी अपॉर्चुनिटी होंगी वो हम तुम्हें बता देंगे। इस पे जियांगचन आगे से कहता है, जी हुजूर, और वहां से जाते हुए कहता है, कुछ भी नहीं बचा है तो मैं निकलता हूँ यहाँ से। और फिर सभी लोग जियांगचन के ऊपर हंसने लगते हैं कि इसे हम लोग बाहुबली मानते थे, ये तो चूहा निकला साला, लाइफ स्पेशलाइजेशन टैलेंट को एक्टिवेट कर लिया, एकदम दो बॉडी का माल है ये। और फिर सभी लोग उसके ऊपर हंसते ही जा रहे थे। और फिर जियांगचन के पीछे एक बंदी थी जो कि हमेशा जियांगचन से सेकंड रैंक पे ही आती थी और उसने यहाँ पे कॉम्बैट स्पेशलाइजेशन हिडन लेवल का टैलेंट एक्टिवेट किया था। और फिर जियांगचन आगे से कहता है कि इंसानों की यही बुरी बात है, अगर तुम बहुत बड़े हो और ताकतवर हो तो वो तुम्हारी हजारों गलतियां माफ कर देंगे, लेकिन अगर तुम गरीब हो या फिर मासूम हो तो तुमने एक भी गलती कर दी तो ये तुम्हें जीना हराम कर देंगे तुम्हारा। पहले ये मेरी तारीफ करते थे, अब मैंने बस यहाँ पे लाइफ स्पेशलाइजेशन टैलेंट को क्या अवेकन कर लिया, ये मुझसे अलग हो गए हैं, अब मेरी कोई औकात नहीं रही। अरे दादा, लाइफ स्पेशलाइजेशन होने में कौन सी बुरी बात है, कितना अच्छा तो टैलेंट है। इसके बाद वो हमें यहाँ पे अपने टैलेंट का इंटरफेस दिखाता है, तो उसका टैलेंट ऑक्यूपेशन लाइफ कल्टीवेटर था, क्योंकि इस ऑक्यूपेशन की मदद से चनी यहाँ पे अपने सिस्टम की कंडीशंस को मीट कर चुका था। और जियांगचन के सिस्टम का नाम था इंसेक्ट कैस्ट्रोफर सिस्टम। और तुरंत यहाँ पे छोटी मोटी मदर इंसेक्ट को भी अनलॉक कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि वो मदर इंसेक्ट को यहाँ पे समन करना चाहता है। पेचन काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि ये सिस्टम उसके पैदा होने के साथ ही मिल चुका था। जियांगचन हम लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे रिकार्नेट हुआ है इस ट्रांसफॉर्मेटर्स दुनिया के अंदर। डार्क एरा के बाद में ये पूरी दुनिया यहाँ पे रंजन और मॉन्स्टर से भर चुकी है और ये पूरी दुनिया सिर्फ ताकतवर के हाथों ही चलती है। तो फिर जियांगचन एक ऑर्फन पैदा हुआ था और जियांगचन तो भाई पैदा ही भाई रिकार्नेटर के तौर पे हुआ था, तो फिर उसे पहले से ही पता था कि मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए बचपन से एकदम सारे काम धंधे कर दिया था, लिखाई पढ़ाई बॉडी बिल्डिंग सब कुछ। लेकिन अवेकनिंग टेस्ट से एक महीने पहले इसके पास यहाँ पे सिस्टम का नोटिफिकेशन आया था जो कि इंसेक्ट सिस्टम था, लेकिन ये सिस्टम यहाँ पे काफी ज्यादा इलीगल और टाबू माना जाता है। टाबू का मतलब एक तरीके से बता दूं तो एक ऐसी चीज से पूरी दुनिया नफरत करता है और हर कोई मानता है कि ये बात गलत है। आसान शब्दों में भाई बहन के बीच में प्यार, एग्जाम्पल के लिए बस। इसलिए ह्यूमैनिटी के अंदर ये जो इंसेक्ट रेस या फिर इंसेक्ट होते हैं इन्हें टाबू माना जाता है, क्योंकि इंसानों की दुनिया में जो आखिरी बार लड़ाई हुई थी वो एक बहुत बड़े इंसेक्ट के बीच में ही हुई थी और उस इंसेक्ट मॉन्स्टर को हराने के लिए कम से कम 9 से 12 ह्यूमन किंग्स ने खुद को सेक्रीफाइस कर दिया था, बस इंसानों को जीत दिलाने के लिए। और तब से इंसेक्ट या फिर मॉन्स्टर्स को यहाँ पे टाबू माना जाता है, बहुत ही ज्यादा नफरत की जाती है उनसे। लेकिन जियांगचन को कोई फर्क नहीं पड़ता था, जब तक वो इसका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकता है तब तक वो यहाँ पे इंसेक्ट की पावर को यूज करेगा, चाहे दुनिया उसके साथ दे या फिर ना दे। इसलिए जियांगचन यहाँ पे अपने सिस्टम को एक्टिवेट करता है तो वो अपनी स्पिरिचुअल सी के अंदर आ जाता है, जहाँ पे उसे उसका डिवाइन ट्री दिखाया जाता है जो उसका टैलेंट है। इसके बाद यहाँ पे सिस्टम के नोटिफिकेशन आते हैं और जियांगचन हम लोगों को बताता है कि उसका लाइफ ऑक्यूपेशन टैलेंट भले यहाँ पे कॉम्बैट के अंदर वीक हो, लेकिन इंसेक्ट और किसी का पालन पोषण करने के लिए सबसे बेस्ट टैलेंट है। अभी उसने बताया ना कि छोटे मोटे कीड़ों और पेड़ पौधों को वो यहाँ पे अपनी एबिलिटी की मदद से उनकी ग्रोथ को एक्सीलरेट कर सकता है। इसके बाद चन यहाँ पे मदर इंसेक्ट को समन करता है। इसके बाद जब मदर इंसेक्ट यहाँ पे समन होती है तो उसका ऑरा कुछ ज्यादा ही पावरफुल था। जियांगचन ने यहाँ पे जो मदर इंसेक्ट समन की थी उसका लेवल यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक लेवल था, यानी कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल। तो फिर मदर इंसेक्ट की स्पीसीज यहाँ पे 9 मियास्मा विंग है, नाम याद रख लो, काफी ज्यादा काम आएगा आगे। वहीं पे इसका जो स्ट्रक्चर और जो डिजाइन है वो तो कमाल का है, लेकिन ये दिखने में बिल्कुल भी मदर इंसेक्ट नहीं लगती, ये बाप इंसेक्ट है भाई। साइज देखो तुम कितना बड़ा है इसका। तो फिर सिस्टम जियांगचन को मदर इंसेक्ट के बारे में बताता है कि उसे यहाँ पे मदर इंसेक्ट को खाना पीना खिलाना पिलाना पड़ेगा और जब उसका कंजप्शन यानी कि खाना पीना मैक्स हो जाएगा तब वो यहाँ पे बच्चे भी दे सकती है। तो फिर जियांगचन अपने मन के अंदर सोचता है कि इतनी बड़ी क्यों है भाई, इसको छोटा वर्जन मत दो यार। तो फिर इंसेक्ट मदर चन से कहती है कि उसे चन
पसंद है, वो अपने मास्टर से प्यार करती है और उसे भूख लगी, खाना तो नहीं तुम्हें खा दूंगी मैं, ये कहती है वो उससे। और फिर मदर इंसेक्ट की यहाँ पे ग्रोथ रेट 10% से बढ़ा दी जाती है और वो अभी यहाँ पे मदर इंसेक्ट को अपग्रेड कर सकता है, उसके लिए कोई भी कंडीशन नहीं है। तो जियांग चन बिना किसी दिक्कत के यहाँ पे मदर इंसेक्ट को अपग्रेड कर देता है। तो फिर मदर को यहाँ पे अपग्रेड होने लगती है, वो पावरफुल नहीं बनती, बस अपने साइज को छुटा करके ह्यूमनॉइड फॉर्म में आ जाती है। तो फिर मदर क्वीन का ऑरा पहले से ज्यादा बढ़ चुका था। फिर इसके एबिलिटीज के बारे में बताया जा रहा था, लेकिन ऑथर की माँ का बेटा वो साला इसका एबिलिटी वाला पैनल तिरछा कर दिया, मैं पढ़ भी नहीं पा रहा इसे, पता नहीं बेचारे ट्रांसलेटर ने ट्रांसलेट कैसे किया, इसलिए मारो गोली भाई स्किल्स के ऊपर बाद में देख लेंगे हम। पेचन तो ये देख के हैरानी हो गया था कि मदर इंसेक्ट यहाँ पे ह्यूमनॉइड फॉर्म के अंदर आ गई। वहीं पे मदर इंसेक्ट अपने बड़े वाले फॉर्म में जितनी खतरनाक थी उतनी ही ज्यादा क्यूट ह्यूमनॉइड फॉर्म में है। वो देखते ही चन से लिपट जाती है, ये कहते हुए कि मैं तो इवॉल्व हो गई। कहता कि जियांग जन भी हैरान हो जाता है कि ये क्या हुआ। वहीं पे इसका नाम नाइन मियास्मा बिंग है, तो फिर इसे हम नाइन ही बुलाते हैं। नाइन यहाँ पे जियांग जन से कहती है उसे भूख लगी है बहुत जोरों की, उसे खाना चाहिए इससे पहले कि वो जियांग जन को ही खा जाए। वहीं पे जियांग जन के लाइफ कल्टीवेटेड टैलेंट की वजह से वहीं पे मदर इंसेक्ट के कंजप्शन और ग्रोथ को 20% से बढ़ा देगा और बाकी जो इंसेक्ट रहेंगे उनकी भी ग्रोथ 20% से बढ़ जाएगी। वहीं पे ये सब कुछ की वजह से चन की भी ग्रोथ और उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे 20% से बढ़ जाएंगे। इसलिए जियांग जन का सिस्टम और उसका ऑक्यूपेशन यानी कि लाइफ कल्टीवेटर और टेंडर दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं। वहीं पे जियांग जन अगर यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार के नाइन को खिला दे तो फिर उसके पास काफी जल्दी यहाँ पे इंसेक्ट की पूरी आर्मी हो सकती है, क्योंकि नाइन यहाँ पे रिप्रोड्यूस यानी कि बच्चे भी कर सकती है। लेकिन जियांग जन यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम की एबिलिटीज को खुलेआम इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अगर किसी को इस बारे में पता चल गया तो वो पूरे मॉडल के लिए यानी कि इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकती है, क्योंकि ये चीज बहुत ही ज्यादा टैबू है और हर कोई इंसेक्ट से नफरत ही करता है, खासकर नाइन विंग्ड मियास्मा से। इसीलिए चन यहाँ पे अपने लाइफ कल्टीवेटिंग ऑक्यूपेशन का इस्तेमाल करेगा यहाँ पे इंसेक्ट की टॉक्सिक मिस्ट एबिलिटी को कवर करने के लिए। इसके बाद वो मॉन्स्टर को कंज्यूम कर लेगा, इससे उसकी भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और यहाँ पे इंसेक्ट की भी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इसी तरीके से वो यहाँ पे इंसेक्ट सिस्टम की एबिलिटीज को किसी को भी दिखाने से बच जाएगा। उसी टाइम पे इन लोगों का जो कॉन्शियसनेस था वो हिलने लगता है और नाइन को पता चल जाता है कि खतरा उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है और वो चन को बताती है कि कोई उनकी तरफ आगे बढ़ रहा है। इसके बाद चन यहाँ पे अपने कॉन्शियसनेस से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक बंदा खड़ा था जो जियांग जन से पूछता है कि तुमने यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन फेनोमेनन को एक्टिवेट किया था क्या। और जियांग जन उसे देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ये पर्सन एक मॉन्स्टर लेवल पावर हाउस है और जियांग जन यही सोच रहा था कि ये मुझे ढूंढते हुए यहाँ पे क्यों आया है। तो ये पर्सन अपने शब्दों से यहाँ पे इतनी ज्यादा एनर्जी निकाल रहा था कि जियांग जन को दिक्कत हो रही थी सांस वास लेने में। लेकिन हम लोग नाइन को देखते हैं और उसे यहाँ पे गुस्सा आ रहा था कि कोई यहाँ पे जियांग जन को डरा रहा है और ऊपर से ये दिखने में भी टेस्टी लग रहा था, तो वो खाना चाहती थी। वह सिस्टम जियांग जन को बताते जा रहा था कि जब भी खतरा किसी होस्ट को होगा तो मदर इंसेक्ट उस खतरे को यहाँ पे खाने की तरह देखेगी और उसे खाने की इच्छा बढ़ती ही जाएगी। इसलिए जियांग जन यहाँ पे अपनी एबिलिटी को रिलीज करता है तो उसका ऑरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि अगर नाइन को भूख लगी और उसका वैल्यू कंजप्शन नीचे गया तो वो अग्रेशन में किसी के ऊपर भी हमला कर सकती है। वह फिर जियांग जन को समझ में आ जाता है कि ये पर्सन यहाँ पे उसे हमला करने के लिए नहीं आया था, बस अपने प्रेशर के साथ में वो यहाँ पे जियांग जन की एबिलिटीज को टेस्ट कर रहा था। वह फिर जियांग जन अभी के लिए नाइन को यहाँ पे सप्रेस कर देता है यानी कि उसकी भूख को, लेकिन सिस्टम उसे बताता है कि उसकी डिवोरिंग वैल्यू काफी ज्यादा कम है, उसे कुछ खिला पिलाओ यार, तुम्हारी ही बच्ची है वो। फिर वो पर्सन जियांग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुमने मेरे काउंटर अटैक को रोक लिया और सक्सेसफुली यहाँ पे डिवाइन इलेवन का टैलेंट भी अवेकन कर लिया, तुम्हारा फ्यूचर लिमिटलेस है। चन उसे पूछता है आपकी तारीफ, जिसपे वो पर्सन यहाँ पे अपना नाम बताता है जो कि जी गैंग था और वो नाइट वॉचर्स का लीडर है और जी गैंग यहाँ पे जियांग को नाइट वॉचर्स के अंदर इन्वाइट करना चाहता है। जियांग हम लोगों को नाइट वॉचर्स के बारे में बताता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे खास तौर पे बीस्ट टाइड को रोकने के लिए ही बनाई गई है। जब भी कोई नैंड इंजन या फिर कोई सीक्रेट रियल बाहर आती है तो यही लोग सबसे पहले जाते हैं इन्हें इन्वेस्टिगेट करने के लिए और इनका डेथ रेट एकदम हाई होता है, यानी कि 9 में से 10 तो मरेंगे ही। इसलिए ज्यादातर बच्चे जो ग्रेजुएट होते हैं वो इन्हें अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि मरना कौन नहीं चाहता है। लेकिन जियांग के लिए थोड़ा सा अलग केस है, क्योंकि अगर वो यहाँ पे नाइट वॉचर्स को ज्वाइन कर लेगा तो फिर उसके पास कई सारी अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि वो सीक्रेट रियलम के अंदर भी जा सकता है और बिना किसी दिक्कत के मदर इंसेक्ट को वहाँ पे खाना पीना खिला सकता है, बेसिकली दूसरे मॉन्स्टर्स को। और जब मदर इंसेक्ट की यहाँ पे डिवोरिंग वैल्यू यानी कि पूरी कंजप्शन फुल हो जाएगा तब वो यहाँ पे रिप्रोड्यूस यानी कि बच्चे भी शुरू कर सकती है देना। इससे जियांग के पास यहाँ पे इंसेक्ट आर्मी भी आ जाएगी और अगर वो यहाँ पे नाइट वॉचर्स को ज्वाइन कर लेता है तो फिर उससे ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी अपने इंसेक्ट सिस्टम को छुपाने के लिए। इसलिए नाइट वॉचर्स ऑर्गेनाइजेशन जियांग के लिए बढ़िया है। जियांग भी यहाँ पे जियांग से यही कहता है कि उनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है और वो लोग आउटडेटेड हो चुके हैं, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो जियांग जन को यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्स दे सके। लेकिन जियांग जन के हाथों में तो दोनों हाथों में ही लड्डू था, इसलिए वो डील को एक्सेप्ट कर लेता है बिना किसी दिक्कत के। इसे तो जियांग भी हैरान हो जाता है कि इतनी जल्दी कैसे मान लिया, बच्चे तो भागते हैं साला मुझे देख के जैसे कि मैं साला उन्हें किडनैप भी कर लूंगा, इसलिए वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन जियांग जन ज्यादा जवाब नहीं देता, ये कहते हैं कि उसे कुछ काम है, क्योंकि नाइन को गुस्सा आ रहा था, उसे भूख लग रही थी और वो जियांग जन से कहती है कि खाना खिला दो नहीं मैं तुम्हारा पिछवाड़ा नोच लूंगी। इसलिए जियांग वहां से कट लेता है, ये कहते हुए कि मैं सीधा आपसे नाइट वॉचर्स हेडक्वार्टर्स में ही मिलूंगा 3 दिन के बाद में। जियांग से ये पूछना भूल गया था कि साले के पास प्रोफेशन कौन सा है, यानी कि ये मेन चीज ही भूल गया। इसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल आते हैं जो कि जियांग को बताते हैं अगर तुम यहाँ पे किसी को रिक्रूट करने के लिए आए हो तो फिर लीड हो। सब बच्चे यहाँ से जा चुके हैं और जिस बच्चे से तुम बात कर रहे थे उसके पास लाइफ कल्टीवेटिंग टैलेंट है। इस पे जियांग हैरान होकर कहता है लाइफ कल्टीवेटिंग, झूठ ना बोला यार, उसने और इतना रिलीज किया, मैं डर गया था एक सेकंड के लिए। इसके बाद हम लोग सिटी के बीच में एक डंजन को देखते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ लोगों को देखते हैं और ये लोग उस डंजन के अंदर जाने के बारे में प्लान बना रहे थे। तो फिर जियांग इनमें से 2 लोगों को जानता था जो कि एक अंकल वॉन्ग थे। वो उनसे कहता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन कर सकता हूँ, जिसके लिए अंकल को कोई भी दिक्कत नहीं थी और वो उसे बधाई भी देते हैं कि उसने यहाँ पे लाइफ क्लास को एक्टिवेट किया है। मतलब ये लोग पार्टी में काम नहीं आते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोग इन्हें ज्वाइन करते हैं प्लांट के मामले में, मेडिसिन के मामले में। इसलिए अंकल जियांग से कहते हैं अगर उसके पेरेंट्स जिंदा होते तो फिर उन्हें जियांग के ऊपर गर्व होता। वही अंकल जियांग से कहते हैं कि हम लोग बिगिनर लेवल मिस्ट्री रियलम के अंदर जाने वाले हैं, तुम हमारे साथ आके लेवल अप क्यों नहीं कर लेते। इस पर जियांग आगे से कहता है नेकी और पोच, जिसके बाद वो डायरेक्ट मिस्ट्री रियलम के अंदर घुस जाता है। लेकिन यहाँ पे ये बिगिनर लेवल से सी रैंक पे सेट हो जाती है। जियांग
जियांग चेन की वजह से, क्योंकि उसके पास डिवाइन लेवल का टैलेंट है। हालांकि डिफिकल्टी बढ़ने की वजह से यहाँ पे इक्विपमेंट रेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था, यानी कि हर एक मास्टर एक नया इक्विपमेंट देगा ही देगा। लेकिन अंकल काफी ज्यादा घबरा जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे अनडेड सोल्जर्स थे और इन्हें मारना काफी ज्यादा टफ होता है, और डिफिकल्टी की वजह से तो जानते ही हो। जियांग चेन को समझ में आ जाता है कि ये उसी की वजह से हुआ था, और बाद में अंकल के पीछे खड़ी हुई लड़की को भी समझ में आ जाता है कि जियांग चेन की हायर लेवल की वजह से यहाँ पे ये डंजन डिफिकल्टी को बढ़ा दी है। लेकिन अंकल को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि उसका टैलेंट लाइव क्लास की तरह है। तो कुछ लोग कह रहे थे कि हमें वापस निकल लेना चाहिए, लेकिन अंकल रुक के यहाँ पे फाइट करना चाहते थे। ये कहते हुए अगर डिफिकल्टी बढ़ी है तो फिर इक्विपमेंट रेट भी बढ़ेगा, और शायद से चेन की लक की वजह से ये लोग और ज्यादा फायदा कमा पाए। इसके बाद वो अपनी शॉट को बाहर निकालते हैं और अनडेड सोल्जर के ऊपर हमला कर देते हैं, और वो जन से कहते हैं कि तुम पीछे ही रहो, नहीं तो तुम घायल हो सकते हो। इसके बाद वो एक डंडन के ऊपर अटैक करते हैं और उसके दो टुकड़े कर देते हैं, और वो पीछे मुड़ के साओई उसे कहते हैं कि मेरे टैलेंट को इनहेंस कर दो। तो फिर साओई जल्दी से यही करती है, और वो अंकल के टैलेंट को इनहेंस कर देती है, जिससे अंकल की एबिलिटीज यहाँ पे इनहेंस हो जाती है, और वो एक बार में ही कई सारे अनडेड सोल्जर्स को मार गिराते हैं। वह चंद ने पहली बार इन्हें ऐसे लड़ते हुए देखा था, क्योंकि ये हमेशा चोटों से घिरे ही रहते थे। इसके लिए जिंदगी गुजारने के लिए इन्हें यहाँ पे इस तरीके से फाइट करना ही पड़ता था। वह साओई को फोर्स किया गया था कॉन्करर एक तरीके से हीलिंग टाइप टैलेंट के अंदर बदलने के लिए, ताकि वो अपने भाई की आंखों को ठीक कर सके। लेकिन इसके बावजूद ये लोग यहाँ पे हमेशा चंद की मदद ही किया करते थे, बिना किसी दिक्कत के। इसलिए चंद भी यह फैसला लगाता है कि जब वो ज्यादा माल कमाने लगेगा तो वो उन्हें यहाँ पे पूरी तरीके से रीपे करेगा। वह नाइन बाहर निकलती है और वो चंद को बताती है कि यहाँ पे खून हर तरफ फैला पड़ा है और उसे भूख लगी है। वह चंद पहली बार यहाँ पे नाइन की एबिलिटीज का इस्तेमाल करता है, जो की टॉक्सिक बैरियर था, और एबिलिटी का नाम था क्रोसिजन, एक तरीके से मूर्छा लगना या फिर जंग लगना, जो लोहे के ऊपर लग जाती है। लेकिन ये हमारे लिए एक तरीके से धुएं की या फिर पॉइजन की धुएं की तरह थी, जो कि क्रॉप्स के ऊपर जैसे ही लगती है तो वो क्रॉप्स एक झटके के अंदर डिवोवर हो जाते हैं। हड्डी लोहा छोड़ो कुछ नहीं बचता भाई, वहाँ पे सब गया। हालांकि अनडेड सोल्जर्स की डिवोरिंग वैल्यू काफी ज्यादा कम थी, यानी कि कई सारे सोल्जर्स को खाना पड़ेगा वैल्यू को मैक्सिमाइज करने के लिए। जियांग इसी बारे में सोच ही रहा था कि उसे पीछे रुकना चाहिए, क्योंकि वो भी सही से एबिलिटी को कंट्रोल नहीं कर पाता। लेकिन उसे टाइम पे नाइन दोबारा बाहर निकलती है और वो जियांग को बताती है कि उसे कुछ महसूस हुआ है। तो जियांग जब उस तरफ मुड़ के देखता है तो फिर उसे पता चलता है कि साइड से और भी मॉन्स्टर बाहर निकल रहे हैं। हमें इस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है, तो फिर इसका नाम शैडोवैकर था, और इसकी सारी स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे पिछले वाले से ज्यादा थे, कहते कि जियांग के एट्रीब्यूट से भी दुगने थे। लेकिन जियांग को यहाँ पे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो यहाँ पे सिम्बोसिस का इस्तेमाल करे तो फिर उसके एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बढ़ जाएंगे। बेसिकली इंसेक्ट एबिलिटीज और उसकी डिवाइन एबिलिटीज आपस में मिल जाएंगी। तो फिर जियांग यहाँ पे सिम्बोसिस का इस्तेमाल करता है और वो नाइन को यहाँ पे प्लेग के अंदर बदल देता है, बेसिकली वायरस या फिर धुएं के तरीके। इसकी मदद से जियांग की स्ट्रेंथ और एट्रीब्यूट्स यहाँ पे बढ़ जाती हैं, जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ता है और शैडो वॉकर को पकड़ के उसे नीचे ही पटक देता है, और एक झटके के अंदर कई सारे शैडो वॉकर्स को यहाँ पे मार गिराता है। अभी वो जिनके ऊपर अटैक नहीं कर पाता वो उन्हें छूते हुए आगे बढ़ता है और उनकी बॉडी के ऊपर यहाँ पे एक तरीके से प्लेग कवर कर लेता है, जिसके बाद वो यहाँ पे डिवोवर एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और उन सभी को यहाँ पे क्रोसिजन की मदद से उन्हें डिवोवर करने लगता है, और उनकी वैल्यू अनडेड सोल्जर से ज्यादा थी। उसी टाइम पे नाइन दोबारा बाहर निकलती है और वो जियांग को बताती है कि और भी खाना आ रहा है। तो फिर जब जियांग पीछे मुड़ के देखता है तो फिर वहाँ पे और भी ज्यादा शैडो वॉकर्स अवेकन हो जाते हैं। दरअसल डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाने की वजह से मॉन्स्टर्स की तादाद भी यहाँ पे बढ़ गई थी और उनका लेवल भी, यानी कि हर एक जगह पे मॉन्स्टर छुपे हुए ही हैं। इसलिए जियांग को यहाँ पे अंकल और साओई की चिंता हो रही थी। इसलिए जियांग नाइन से कहता है कि क्या तुम इन्हें संभाल सकती हो, जिसमें नाइन आगे से कहती है खाना ही तो है, क्या फर्क पड़ता है अभी खा लो या बाद में। तो जियांग उसे कहता है देख क्या रही हो, हमला करो यार, खाना है तुम्हारे। इसके बाद हम लोग अंकल वाली साइड को देखते हैं, तो अंकल को यहाँ पे कई सारे अनडेड सोल्जर्स ने चारों तरफ से घेर लिया था। ये आते ही जा रहे थे, भले तुम चाहे कितनों को भी मार लो। इसलिए अंकल यहाँ पे साओई से कहते हैं कि तुम चैन को लो और यहाँ से बाहर निकल जाओ। उसी टाइम पे एक सोल्जर यहाँ पे अंकल के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है और अंकल के पास समय नहीं था ब्लॉक करने के लिए, लेकिन तभी चैन वहाँ पे डिवोवर एबिलिटी का यूज करता है और उस मॉन्स्टर को डिवोवर कर जाता है। वहीं पे अंकल ये देख के हैरान हो जाते हैं कि चैन लाइव क्लास टैलेंट होने के बावजूद यहाँ पे अनडेड सोल्जर्स को इजिली मारे दे रहा है, जिसपे चैन लोगों को बताता है कि उसके पास यहाँ पे हिडन पॉइजन बैरियर स्किल है, और हैरान होना हिडन एबिलिटीज यहाँ पे हर एक प्लेयर के पास होती हैं, जो हाई लेवल के होते हैं ज्यादा। इसलिए अंकल को यहाँ पे जियांग के ऊपर शक नहीं होता है, और वो कहते हैं डिवाइन लेवल की एबिलिटीज काफी ज्यादा डेंजरस होती हैं। चैन लोगों से कहता है कि मैं यहाँ पे संभालता हूँ, तुम लोग यहाँ से बाहर जा सकते हो। लेकिन अंकल को भी चिंता हो रही थी क्योंकि बॉस आने ही वाला था यहाँ पे। लेकिन सावी अंकल से कहती है कि हम लोगों को चैन के ऊपर यकीन रखना चाहिए। तो फिर अंकल इस बात को मान जाते हैं और चैन को अपनी शॉट देके कहते हैं कि इसका इस्तेमाल करो, लेकिन बाद में लौटा देना भाई, रोजी रोटी है मेरी ये। जिस पे चैन आगे से कहता है लौटा दूंगा भाई, लौटा दूंगा। वहीं पे इक्विपमेंट की वजह से एट्रीब्यूट बढ़ जाते हैं, वहीं पे चैन आगे से पॉइजन स्किल का इस्तेमाल यहाँ पे शॉट के ऊपर भी करता है, जिससे यहाँ पे रेंज बढ़ जाती है। बेसिकली अब छुई छोला खेलने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्ट शॉट मार के ही वहाँ पे वायरस फैला सकता है। वो वायरस का भूत उतर नहीं रहा है, समझ आना तुम। ऊपर से रंग भी तो सेम है यार, देखो तुम पर्पल है। वहीं पे जियांग को पहले से ही यहाँ पे शॉट मास्टरशिप आती थी, क्योंकि कॉलेज में सबको सिखाया जाता है इनके। वहीं पे जियांग ने शॉट मास्टरशिप में हाईएस्ट स्कोर हासिल किए थे, तो उसके लिए शॉट यूज करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन उस टाइम पे जियांग के ऊपर एक तगड़ा सोल्जर हमला करता है, तो जियांग उसकी तरफ देखिए उसे डॉज करता है, तो वो पलक झपकता ही हवा में ही जियांग के ऊपर स्लैश मारता है, तो जियांग शॉट की मदद से उसे ब्लॉक करता है। लेकिन सोल्जर का स्लैश इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि जियांग की शॉट के दो टुकड़े हो जाते हैं, और वो मन के अंदर सोचता है गई भैंस पानी में रोजी रोटी चली गई अंकल की, अब वो कमाएंगे कैसे। हमें सोल्जर के बारे में बताया जाता है जो कि अनडेड किंग था और इसका लेवल 15 था, और हमारा बच्चा कहीं लेवल 2 पे होगा। नाइन साफी देख रहे हो तुम। खैर अनडेड किंग यहाँ पे पलक झपकता ही वहां से गायब होता है और जियांग के पीछे जाके उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है। तो जियांग आगे से ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है और वो नाइन से कहता है बाहर आओ यार, मास्टर को मरने दोगी क्या तुम। इस पे नाइन बाहर निकलती है और वो बड़े आराम से ही यहाँ पे अनडेड किंग की शॉट को पकड़ लेती है, और वो जियांग से पूछती है अटैक कर सकते हो या फिर अभी भी इंतजार करो। जियांग कहता है मारो यार। तो नाइन जब अपने हाथ को दबाती है तो वो अनडेड किंग की शॉट के दो टुकड़े कर देती है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए अनडेड किंग को पीछे ढकेलने लगती है। बट किंग वॉज किंग वो आगे से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए पंच मारने की कोशिश करता है, लेकिन नाइन आगे से बस एक दो हाथ ही मारती है, जिसके बाद वो किंग को पीछे ही धकेल देती है। जिसके बाद वो देखते ही देखते यहाँ पे किंग की
की बॉडी के टुकड़े करने लगती है, पहले हाथ पैर निचोड़ देती है, इसके बाद मुंडी उखाड़ लेती है, ये कहते हुए उड़ो नहीं। इसे तो जियांग भी हैरान हो जाता है, मुझे लगा टाइम लगेगा लेकिन ये तो झटके में जीत गई। और जियांग को लग ही रहा था कि डंजन खत्म हो जाएगी, लेकिन तभी अनडेड किंग की बॉडी से एक क्रिस्टल बाहर निकलता है और वो क्रिस्टल यहाँ पे मरे हुए सोल्जर्स की एनर्जी को इकट्ठा करने लगता है और उनकी एनर्जी को इकट्ठा करके वो यहाँ पे अनडेड टायरेंट के अंदर बदल जाता है, यानी कि लंबा चौड़ा बॉस। इसका लेवल यहाँ पे 20 था। इस पे जियांग आगे से कहता है कि ये चैन से जीने नहीं देंगे और वो लाइन से कहता है कि हमें ये क्रिस्टल डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा, नहीं तो ये साला दोबारा रिकवर होता ही रहेगा। वहीं पे अनडेड अपना गंडासा उठाता है और गड़ाम सीधे मारता है। इस पे नाइन उसे डॉज करते हुए इधर उधर भागती है और मौका मिलते ही और उसके ऊपर स्लैश मारती है, लेकिन अनडेड काफी ज्यादा फुर्तीला था और वो हर एक अटैक को डॉज करते हुए इधर उधर भागने लगता है। कहता कि जियांग भी आगे से कहता है इतना भारी भरकम इतनी तेज फुर्तीला कैसे है ये, पहले मुझे ये बताओ। इसलिए जियांग को मजबूरन अब यहाँ पे अपनी डिवाइन लाइफ कल्टिवेटिंग टैलेंट का इस्तेमाल करना पड़ता है और चन यहाँ पे ज्यादा कुछ खास नहीं करता, बस वो पौधों और उनकी जड़ों को कंट्रोल करता है। लेकिन जियांग की अटैक स्पीड काफी ज्यादा धीरे थी और वहीं पे टैलेंट तो भाई फ्लैश का बाप हो रखा था, स्यू स्यू करके गायब हो रहा था ये। वहीं पे जियांग अपना अटैक रेडी कर पाता कि उससे पहले टैलेंट उसके ऊपर गंडासा लेके हमला बोल देता है, लेकिन जियांग को यहाँ पे जैसे ही मौका मिलता है तो वो आगे से लाइफ कल्टिवेटिंग टैलेंट का इस्तेमाल करता है और जमीन के अंदर से कई सारी जड़ों को बाहर निकालता है और टैलेंट किंग की बॉडी के अंदर अपनी जड़ घुसा के उसे बीच में ही ब्लॉक कर लेता है। जिसके बाद वो नाइन से कहता है खाना रेडी है, तो नाइन टैलेंट के पीछे आते हैं और अपने हाथ को क्लॉ में बदल के उसकी मुंडी के ऊपर अटैक करके उसके दो हिस्से कर देती है। इससे जियांग को समझ में आ जाता है अगर वो अपनी बुद्धि और स्किल का इस्तेमाल सही से करे तो वो बैटल्स के अंदर एक अच्छा रोल प्ले कर सकता है। जिसके बाद जियांग रूट्स का इस्तेमाल करता है और क्रिस्टल को बाहर निकाल लेता है और उसे पकड़ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है, जिससे डंजन यहाँ पे क्लोज हो जाती है। डंजन कंप्लीट होने के बाद एक्सपीरियंस पॉइंट जो मिलने थे वो मिल गए और साथ ही मैंने यहाँ पे इक्विपमेंट दिए जाते हैं, जो की ये लिस्ट थी। तलवार थी, भाला था, पता नहीं क्या था। फिर जियांग उनमें से एक डैगर को निकाल लेता है, डी रैंक का डैगर है भाई, जो वो अंकल को देने के बारे में सोच रहा था, यही सोचते हुए कि ये शॉट को कंपनसेट कर देगी। इसके बाद जियांग की नजर एक हथौड़े के ऊपर पड़ती है तो वो उसको बाहर निकालता है, तो उसके एट्रीब्यूट सब एकदम 100 थे। अरे भाई टैलेंट किंग का गंडासा जो था पावरफुल तो होना ही थे। वहीं पे जियांग को इस इक्विपमेंट से कुछ खास फीलिंग आ रही थी, तो फिर उसे पता चलता है कि ये यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट भी देता है समय के साथ साथ। वहीं पे इस हथौड़े की ये भी एबिलिटी थी कि यहाँ पे सभी एट्रीब्यूट्स को 20% से और ज्यादा बढ़ा देता है। वहीं मदर इंसेट के पैसिव स्किल की वजह से उसका लेवल 6 हो चुका है और वहीं पे इस हथौड़े की वजह से उसके एट्रीब्यूट्स भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं और साथ ही में उसकी फिजिकल कॉम्बैट एबिलिटी भी। अब उसी टाइम पे नाइन आती है जो कि चन का कंधा नोचते हुए कहती है कि मुझे कुछ चाहिए। चन उससे पूछता है क्या चाहिए भाई। इस पे नाइन यहाँ पे सभी इक्विपमेंट की तरफ इशारा करते हुए कहती है मुझे ये खाने हैं, जिसपे चन उसे मना करता है ये कहते हुए कि इनमें से 2 इक्विपमेंट तो पहले चन और वैंग के पास जाएंगे, इसके बाद जो बचेगा उसे पैसे में बदल दिया जाएगा और लोहा खाओगी तो हगोगी क्या, ये बताओ। खाना खाना आ जाएगी, नहीं खाना है पेट खराब हो जाएगा तुम्हारा, जाओ। इस पे नाइन आगे से कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या। जिसके बाद वो टैलेंट किंग की तरफ इशारा करते हुए कहती है इसके बारे में क्या। इस पे चन आगे से कहता है कि ये तो तुम्हारी ही जाति का है, जाओ नोच लो, मेरा क्या जाता है। तो फिर जियांग को ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे थोड़ा सा नाइन को टाइम लगेगा क्योंकि वो अपने पॉइजन का इस्तेमाल करेगी इसे डिवोर करने के लिए। लेकिन हम लोग नाइन को देखते हैं जो कि सीधा उस बॉडी के पास जाती है और अपना मुंह खोल के खड़ी हो जाती है कहते हुए आजा आजा। जिसके बाद ये अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके बाप इंसेक्ट में बदल जाती है और एक बार में यहाँ पे टैलेंट किंग की बॉडी को निकल जाती है। फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है माँ कसम इसे दोबारा कुछ भी खाने नहीं दूंगा खुलेआम, ये मुझे मरवा देगी। फिर जब नाइन आगे से खाना पीना शुरू करती है तो फिर उसका प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो यहाँ पे रियलम ही हिला देती है। चल आगे से कहता है अच्छा हुआ सारा हम लोग सीधा रियलम के अंदर है, नहीं तो हम लोगों को यही भांडा फूट जाता, शुरू होने से पहले सब कुछ खत्म हो जाता हमारा। हालांकि यहाँ पे वैल्यू काफी ज्यादा अच्छी थी, 100 पॉइंट मिल रहे थे भाई हर एक बाइट पे, तो बहुत जल्दी यहाँ पे मदर इंसेक्ट अपनी वैल्यू पूरी कर लेगी और रिप्रोडक्शन के लिए रेडी हो जाएगी। लेकिन उस टाइम पे अंकल वैंग और सावी यहाँ पे आने लगते हैं तो फिर पीछे मुड़ के इंसेक्ट मदर से कहता है जल्दी बदलो यार जल्दी बदलो, अगर भांडा फूट गया तो फिर अगली बार तुम्हारे साथ कीड़ा बन के ही पैदा होऊंगा मैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चन यहाँ पे अंकल के पास जाता है और उन्हें यहाँ पे सारा इक्विपमेंट दे देता है। इस पे अंकल आगे से कहते हैं काफी जल्दी इक्विपमेंट तुमने कलेक्ट कर लिया और डंजन भी कंप्लीट कर ली, मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी यहाँ पे ये सब कुछ कर भी पाओगे। एक बार डंजन कंप्लीट हो जाने के बाद वो दोबारा यहाँ पे रिफ्रेश नहीं होते हैं, यानी कि एक बार डंजन कंप्लीट हो गई तो कंप्लीट हो गई, बॉस दोबारा रिअपियर नहीं होगा। इसलिए चन को यहाँ पे किसी दूसरे डंजन के अंदर जाना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे वैल्यू को कंप्लीट करा सके और रिप्रोडक्शन के लिए मदर इंसेक्ट को रेडी करा सके। और फिर अंकल जियांग से कहते हैं ये दुख की बात है कि तुम यहाँ पे रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर जाने वाले हो, नहीं तो तुम यहाँ पे लेवल 1 पे रही हो, इसके बावजूद तुमने एक बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया, तुम फ्यूचर में और भी ज्यादा अच्छे से कल्टीवेट करके स्ट्रॉन्ग बन सकते थे। इस पे चन आगे से बताता है कि मैंने आपको बताया नहीं लेकिन मैं यहाँ पे नाइट वॉचर्स को ज्वाइन करने वाला हूँ। अंकल आगे से कहते हैं इतनी भी वृद्धि नहीं है तुम्हारे भाई कि तुम साइड ही कर लो, लेकिन जन आगे से बताता है कि उसे नाइट वॉचर्स को ही ज्वाइन करना है और वो 3 दिन के बाद उन्हें ज्वाइन करने वाला है, इसलिए उसे यहाँ पे अपना लेवल अप करना पड़ेगा और वह लोगों से विदाई लेके तुरंत यहाँ से निकल जाता है। इसके बाद लोग जियांग को देखते हैं जो कि रुइन सिटी के अंदर आ जाता है। ये छोड़ी गई जगह है जहाँ पे डंजन और मॉन्स्टर पनपते हैं, इसलिए जिनको भी लेवल और मौज मस्ती करनी होती है तो वो यही आते हैं। क्योंकि चन यहाँ पे अपने इंसेक्ट सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मदर क्वीन के साथ साथ उसकी भी यहाँ पे एपेटाइट यानी कि भूख बढ़ रही है, इसलिए जियांग को भूख दिन में 2 बार नहीं कम से कम 10-20 बार लगती है और ये सब कुछ पेलता रहता है। हालांकि जो खाना यहाँ पे जियांग खा रहा था वो नाइन आगे से कहती है थूक दो, ये नहीं मैं थूक दूंगी, खाना बकवास है एकदम। इस पर जियांग आगे से कहता है ठीक है भाई नहीं खाऊंगा मैं, तुम्हारे लिए खाने को कुछ ढूंढता हूँ मैं, साला फालतू में बच्चा पाल लिया है मैंने। फिर जियांग लोगों को बताता है कि अंकल एकदम दर्द दिल वाले हैं। अंकल को जैसे ही पता चला कि जियांग यहाँ पे लेवल अप करना चाहता है तो उन्होंने यहाँ पे ज्यादातर इक्विपमेंट जियांग को ही दे दिए और साथ ही में एक मैप भी दिया और एक स्टोरेज रिंग भी कि ये सब कुछ यहाँ पे जियांग के काम में आ जाए। फिर जियांग इस मैप को ही फॉलो करने वाला था तो फिर फालतू के बारे में बताना नहीं चाहिए मुझे। मैप के ऊपर यहाँ पे जगह बनी हुई थी जहाँ पे जिस टाइप के मॉन्स्टर रहते हैं और जियांग ने फैसला किया था कि वो गॉब्लिन वाली जगह पे जाएगा क्योंकि वो इजी मॉन्स्टर रहते हैं और मारने में ज्यादा दिक्कत नहीं रहती। और मुझे इस आर्ट स्टाइल में बस एक ही चीज अच्छी लगी कि ये कंधे पे इसको बैठा रखे हैं एकदम, दैट वाज चबी एंड क्यूट। लेकिन जब जियांग आगे बढ़ रहा था उसी टाइम पे कोई चिल्ला चिल्ला के कहता है रुक वहीं रुक रुक, वैसे तो हवलदार रोकते हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे जियांग को रोका था इसके अंदर गर्मी बहुत थी, ये चिल्लाता है कि तूने मेरी बात क्यों नहीं सुनी, तेरे बाप का लौंडा है क्या बे जो तेरी बात
सुनेगा। कैरियर जियांग से पूछना चाहता था कि उसने किसी ऐसी लड़की को देखा जिसकी गोल्डन हेयर है। इस पे जियांग उसे जवाब देता है नहीं, और उससे कहता है औकात में रहो, अपने मुंह पे थोड़ी लगाम दो, नहीं तो मैं लगा दूंगा। और इस बंदे ने जियांग के कंधे के ऊपर हाथ रखा तो फिर उसका कंधा ही जलने लगा था। इससे तो वो बंदा भी हैरान हो जाता है कि ऐसा कैसे हो गया भाई, ये पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है कि उसके 10 लेवल डिफेंस वॉरियर को भी यहाँ पे तोड़ के उसके हाथ को जला दिया। बाकी वो हमें पता है कि वो पॉइजन नहीं, ऑक्सीजन है, एक तरीके से जंग जो एक बार लग गई तो छूटेगी नहीं। फिर इसके बाद वही गर्मी वाली बात, ये जियांग से कहता है तेरी हिम्मत कैसे में मुझे छूने की, 100 फैमिली के खिलाफ तू कैसे जा सकता है, ये वो फक ऑफ। इसके बाद वो पलक झपकता है आराम से यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला बोल देता है। फिर जियांग 100 फैमिली के बारे में सोच रहा था जिसका इसने नाम लिया था कि ये कैसी फैमिली है भाई, जिसपे ये आगे से हमला करते हुए कहता है कि तू तो मरेगा। जिसपे जियांग 9 को रिलीज करते हुए कहता है इसे छोड़ना नहीं, निचोड़ लो इसे। ये आगे से चीख रहा था, ये ना सोचना कि तुम्हारा ब्लैक और मेरा को उखाड़ पाएगा, लेकिन उस टाइम पे पीछे से इसे कोई आवाज लगाता है तो इसकी फटके 4 हो जाती है। दरअसल ये बंदा 100 फैमिली का बस एक नौकर है या फिर बॉडीगार्ड, और इसका जो मास्टर था ये उससे कहता है कि मैंने तुम्हें बोला था लो प्रोफाइल रहने के लिए, और इतना कहा था कि उस लड़की के बारे में पता लगाओ ना कि लड़ाई करो। इस पे ये बंदा आगे कुछ कह पाता कि इससे पहले यंग मास्टर उसके मुंह के ऊपर घूसा दी मारता है, ये कहते हुए कि औकात में रहो, तुम फैमिली के पास कुत्ते हो, तुम्हारे पास कोई भी औकात नहीं है कि तुम यहाँ पे फैमिली का नाम इस्तेमाल कर सको। वही भी बंदा जितना ज्यादा यहाँ पे जियांग के सामने भौंक रहा था, यहाँ तक कि चू भी नहीं कर पा रहा है अपने मालिक के सामने। वहीं पे जियांग को समझ में आ जाता है कि ये उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये अपने ऑरा को यहाँ पे नहीं निकाल रहा है। तो पे यंग मास्टर जियांग से कहता है कि उसे कोई कंपनसेशन चाहिए भौंकने के लिए। जियांग आगे से कहता है कुछ भी नहीं। इस पे यंग मास्टर यहाँ पे जियांग से कहता है कि काफी अजीब हो यार, तुम जंगलों की तरफ जा रहे हो ना, हमारे साथ चलो, लेकिन जियांग मना कर देता है और अकेले जंगलों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे यंग मास्टर को पता चल चुका था कि जियांग के पास यहाँ पे डिवाइन लेवल का टैलेंट है। वहीं पे यंग मास्टर का जो कुत्ता था वो आगे से बताता है हमें नहीं पता है कि वो कहाँ पे चली गई। इस पे यंग मास्टर आगे से कहता है कि जंगल की तरफ ही गई होगी और कहीं भी नहीं जाएगी, इतना याद रखो वो इस जगह से जिंदा वापस नहीं जानी चाहिए, यहाँ का मामला यहीं पे ही खत्म हो जाना चाहिए। इसके बाद जियांग हम लोगों को बताता है कि इंसानों ने इस जगह के ऊपर कब्जा करके यहाँ पे कई सारी सिटीज तो बना दी, लेकिन जब से यहाँ पे जॉब ट्रांसफर, बीस्ट टाइड और सीक्रेट रियलम वाला किस्सा चालू हुआ है तब से ये रियलम्स यहाँ पे खुलते ही रहते हैं और उनके अंदर से मॉन्स्टर बाहर निकल के इनकी सिटी को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। और फिर रियलम की जो पावर्स होती है वो यहाँ के मॉन्स्टर्स को लगातार ताकतवर देती रहती है, इसलिए वो मरते भी नहीं इतनी जल्दी। इसलिए सिर्फ कुछ ही प्रोफेशनल्स होते हैं जिनके पास पावर होती है, वही जगह पे आते हैं फाइट करने के लिए मॉन्स्टर से और खुद को अपग्रेड करने के लिए, और इन जगह को यहाँ पे विल्डरनेस यानी कि जंगल कहा जाता है। वह जियांग रास्ता भटक गया था, इसे गॉब्लिन केव जाना तो ये अलग ही भटक रहा था और उससे यहाँ पे कोई भी मॉन्स्टर नहीं दिखाई दे रहा था। वहीं पे हम लोग 9 को देखते हैं जो कि चूहे खा रही थी। कुछ खाने को दे दो भाई से, इसका मुंह बता रहा है कि ये जबरदस्ती खा रही है चूहा, कुछ दो भाई उसे खाने को। वह जियांग 9 की तरफ देखते हुए कहता है अगर मैंने इसे जल्दी कुछ खाने को नहीं दिया तो ये मुझे ही खा जाएगी। इसके बाद वहाँ पे बारिश शुरू हो जाती है और हम लोग उसी के पीछे एक बहुत बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था स्पाइडर टाइप में। वह इसके अंदर से निकलती हुई मैजिकल वेव को यहाँ पे चेन ने भी समझ लिया था। उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी नेस्ट या फिर झोपड़े के अंदर आ गया जहाँ पे मॉन्स्टर का वास है। तो फिर जियांग भी पीछे मुड़ के देखता है और उसे भी यहाँ पे वो स्पाइडर मॉन्स्टर दिखाई दे जाता है और 9 चेन से पूछती है क्या उसे मदद करनी चाहिए। जिस पे जियांग मना कर देता है, ये कहते हुए कि इसका लेवल इतना हाई नहीं है, बस बॉडी ही बड़ी है, इसीलिए जरूरत नहीं है। तो फिर जियांग उड़ते हुए जाता है और मॉन्स्टर के ऊपर बस एक ही पंच मारता है और एक पंच के अंदर ही वो मॉन्स्टर मारा जाता है। लेकिन उसे टाइम पे 9 चेन से बताती है कि जरा पीछे देखो, और जब जियांग पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे वहाँ पे और भी कई तरह छोटे छोटे स्पाइडर मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। तो फिर जियांग 9 से कहता है कि खाना आया है, जाओ और जाके खा लो। इस पे 9 आगे से कहती है ओके, जिसके बाद जियांग यहाँ पे 9 के ऑरा को अपनी ब्लेड के अंदर लोड करता है और एक झटके में स्लैश मारते हुए ज़ॉम्बीज के पार निकल जाता है और वो सभी एक झटके के अंदर ही मारे जाते हैं। वह फिर जियांग को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी 9 के ऑरा की वजह से। वो जिन्हें मॉन्स्टर को छूता बेचारे वो जल के ही मारे जाते, सॉरी कंज्यूम ही हो जाते और उनकी जो बॉडी वॉडी बचती है। तो जियांग 9 से कहता है कि खा लो यार, ये तुम्हारे लिए ही तो बचाए हैं मैंने, प्यार समझो मेरा। लेकिन 9 यहाँ पे जियांग को बताती है कि और भी कुछ डिलीशियस आने वाला है। तो जियांग आगे से ऑरा निकाल लेता है, ये कहते हुए कि बड़ा मॉन्स्टर होगा। लेकिन जब वो बेचारा अपने सामने देखता है तो फिर उसे एक मॉन्स्टर तो दिखाई देता है, लेकिन हमारे लिए इतने टाइम में लड़के इन्हीं से घबराए हुए हैं और किसी से नहीं। अगर गलती से भी फेक केस डाल दिया जिंदगी बर्बाद ही है। इसके बाद उस लड़की को होश आता है तो ये अपना सर बुझाते हुए कहती है हूँ कहाँ पे मैं। तो जियांग उसके बगल में ही बैठा हुआ था, वो लड़के से पूछता है उठ गए तुम, बताओ कहाँ से आई हो। जिसपे वो लड़की तुरंत जियांग से पीछे हटती है और उससे कहती है कि पासना नहीं गोली मार दूंगी। जियांग उसे कहता भी है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा, उसका काम अवेकनेस का है, तो वो यहाँ पे मॉन्स्टर मारने के लिए ही आया है। लेकिन वो यहाँ पे क्या कर रही है, वो भी सो रही है ऐसी जगह पे खुले आम की, कोई भी आके मार दो गोली। इस पे वो लड़की जियांग के ऊपर इल्जाम लगाने लगती है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें देखा है साला, तुम्ही ने मेरे ऊपर हमला किया था। जियांग उसे कहता है मॉन्स्टर तो तुम हो, लड़की जैसी बिल्कुल भी नहीं लगती, ब्रो हैज नो रीज। जियांग ने सच में इसके ऊपर अटैक किया था, जो झोंका मारा था ना वो ऑरा का, वो इसके ऊपर ही लगा था, ये तभी जिंदा थी। तो लड़की अपने नाक कान सब चेक करके बताती है कि वो सब कुछ ठीक है, खूबसूरती की ज्यादा चिंता है, पेट में छुरा होगा है वो नहीं। तो जियांग भी हैरान था कि मैंने उसके ऊपर फुल पावर से अटैक किया था, ये अभी भी जिंदा है, ये इंसान तो है ना, मॉन्स्टर तो नहीं है कहीं। वह इस लड़की के पास डिजिटल वॉच थे, ये अपनी रिंग से यहाँ पे होलोग्राफिक गाड़ी देखती है और कहती है कि टाइम नहीं, उसे निकलना चाहिए यहाँ से, इससे पहले कि वो लोग उसे पकड़ ले। वह जियांग को भी समझ में आ जाता है कि ये किसी बस से बच के भाग रही, तभी छुप रही थी और वो उसे पूछता भी कि जल्दी में कहाँ जा रही हो, कुछ बता दो जाओ। इस पे ये झूठ बोलते हुए कहते हैं कि यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर और मुझे लड़ना नहीं आता, इसीलिए मैं जा रही हूँ, तुम लड़ते रहो। इसके बाद ये अलविदा कहकर यहाँ से निकल लेती है। तो जियांग उससे कहता है एक्टिंग तुम्हारी खराब है, एलिमनी के टाइम पे कोर्ट के अंदर नकली आंसू नहीं बहा पाओगी, प्रैक्टिस कर लो, काम देंगे। वह जियांग इसी बारे में सोचते हैं अगर उसका पीछे सच में यहाँ पे मॉन्स्टर कर रहे होंगे तो ये जगह उसके लिए सुटेबल है, वो यहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर्स को पकड़ के 9 को खिला सकता है। लेकिन अगर उसका पीछे यहाँ पे अवेकनेस कर रहे होंगे जो कि लोगों को मार पीट देते हैं उनके इक्विपमेंट और चीजों के लिए, तो फिर अगर उसकी मुलाकात यहाँ पे दोबारा उससे होती तो फिर पूछना चाहिए कि वो कौन लोग हैं। उसी टाइम पे 9 यहाँ पे जियांग को बताती है कि और भी कई सारे मॉन्स्टर आगे बढ़ रहे हैं उनकी तरफ। इसमें जियांग पहले तो घुस जाता है, लेकिन इसकी आंखें बाहर तब आ जाती हैं जब अपने सामने पूरी आर्मी देखता है। इस स्पाइडर
स्पाइडर मॉन्स्टर्स की, जिससे जियांग को समझ में आ जाता है कि वो लड़की शायद इनसे भाग रही थी। लेकिन जियांग को क्या फर्क पड़ता है, वो बाकी अवेकनर्स की तरह थोड़ी ना है। जियांग के लिए ये तो एकदम तोहफे की तरह आया है। जिसके बाद वो नाइन से कहता है कि पॉइजन मिस्ट फॉर्म को रिलीज करो, और उसी टाइम पे वो सभी मॉन्स्टर एक साथ यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला बोल देते हैं। तो जियांग जल्दी से एक मॉन्स्टर के ऊपर स्लैश मारते हुए आगे बढ़ता है। तो ये पहले वाले से सख्त थे और इनकी चमड़ी कुछ ज्यादा ही मोटी थी और ये फुर्तीले भी थे। उसी टाइम पे एक मॉन्स्टर यहाँ पे पीछे से स्नीक अटैक करने की कोशिश करता है। तो जियांग उसके ऊपर अपने शैडो स्लैश इस्तेमाल करता है, उसके दो टुकड़ों में काट देता है। और फिर जियांग को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। दरअसल ये मॉन्स्टर एक साथ काम कर रहे थे, बेसिकली टीम अप के साथ में, जिससे जियांग को समझ में आ जाता है कि जो बॉस मॉन्स्टर है वो यहाँ पे बाकी मॉन्स्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। और ऊपर से जंगल के अंदर कई सारे मॉन्स्टर होने चाहिए, लेकिन इस स्पाइडर बॉस की वजह से यहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं है, बस उसके बच्चे ही हैं, यानी कि छोटे छोटे स्पाइडर्स। इसलिए अगर जियांग को यहाँ से जिंदा निकलना है तो उसे सबसे पहले बॉस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम हम लोग देखते हैं कि नाइन अपने ह्यूमनॉइड फॉर्म में बाहर निकलती है और वो जियांग को बताती है कि वो इन सभी को समझ सकती है। इसके बाद वो अपना मुंह खोलती है और एक बहुत ज्यादा जोर की चीख मारती है। ये चीख इतनी ज्यादा थी कि छोटे छोटे जो भी स्पाइडर थे वो सभी इतने ज्यादा झन्न से झन्ना जाते हैं कि उनके ऊपर जो बॉस का कंट्रोल था वो झटके के अंदर हट ही जाता है, क्योंकि ये स्पाइडर भी इंसेक्ट है और एक तरीके से नाइन भी इंसेक्ट ही है, तो चलता है। चाइनीज ऑथर जो चाहे कहते हैं, हम आंखें मूंद के मान लेंगे। ये हमारी फिलोसफी है मानवा पढ़ते समय। ऑलवेज शट डाउन योर ब्रेन व्हेनेवर यू रीड चाइनीज मानवा। फिर इसके बाद यहाँ पे नाइन से कहता है कि चलो चल के बॉस को मारते हैं। फिर छोटे मोटे जितने भी मॉन्स्टर थे बिना बॉस के कंट्रोल के, ये सभी एकदम वीकलिंग थे। तो फिर जियांग के लिए इन्हें मारना कोई बड़ी बात नहीं थी। इसके बाद जियांग इसी तरीके से इन सभी छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारते मारते सीधा बॉस की तरफ आगे बढ़ता है। तो बॉस भी जियांग की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जियांग अपने डायरेक्ट की मदद से उसके सर के अंदर ही घुस जाता है और उसके दो टुकड़े कर देता है। और इस बॉस को मारने के बाद जब नाइन इसे डिवोर कर लेगी, तब यहाँ पे जो कंजप्शन वैल्यू थी वो कंप्लीट हो जाएगी और नाइन अब यहाँ पे रिप्रोडक्शन कर सकती है। वहीं जियांग की जो पर्सनल कॉम्बैट एबिलिटी थी वो भी बढ़ रही थी। अब उसका लेवल यहाँ पे किसी नॉर्मल अवेकनर के बराबर का हो जाएगा, जिसका लेवल 25 के आसपास होगा। वहीं जियांग पीछे मुड़ के स्पाइडर मॉन्स्टर्स की तरफ देखता है तो ये सभी लौटे जा रहे थे, क्योंकि बिना बॉस के ये हमला कहाँ करेंगे। वहीं जियांग नाइन को बाहर निकालता है और उसे कहता है कि ये तुम्हारा हुआ, जाओ जाके इसे खा लो। इसके बाद नाइन आगे बढ़ती है और उससे स्पाइडर मॉन्स्टर को डिवोर कर जाती है और उसे को डिवोर करने के बाद यहाँ पे डिवोरिंग वैल्यू मैक्स हो जाती है और जियांग अब यहाँ पे नाइन से रिप्रोडक्शन शुरू करवा सकता था। वहीं नाइन रिप्रोड्यूस करने से पहले चंग से परमिशन लेती है, जिसके लिए जियांग आगे से परमिशन दे देता है, ये कहते हुए कि यहाँ तुम शुरू करो। और यहाँ पे रिप्रोड्यूस करने के लिए घपाघप जरूरत की नहीं है, क्योंकि ये इंसेक्ट एसेक्सुअल हैं। एसेक्सुअल इंसेक्ट बेसिकली उन्हें कहते हैं जिन्हें मेल पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ती और वो ऐसे ही यहाँ पे रिप्रोड्यूस यानी कि बच्चे कर लेते हैं। प्राइम एग्जांपल इसका दीमक है। सालों को मेल की जरूरत नहीं पड़ती, उनके मूड पर डिपेंड करता है कि आज पतिदेव चाहिए या नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वो अपना मकसद पूरा कर लेंगे, जाओ। और जियांग के लाइफ कल्टीवेशन एबिलिटी की वजह से यहाँ पे ग्रोथ रेट बढ़ता ही जा रहा था इंसेक्ट मदर का, इसलिए रिप्रोडक्शन की जो यहाँ पे जो स्पीड थी वो एक्सीलरेट हो जाती है। वह जैसे जैसे रिप्रोडक्शन खत्म हो रहा था वैसे वैसे यहाँ पे जियांग के पास दोनों ही स्किल आ जाती हैं। इनमें से पहली इंसेक्ट नेस्ट एलवी मैक्स लेवल मैक्स होगा शायद शॉर्ट फॉर्म। बेसिकली जियांग के पास अब पूरा घोंसला है कीड़ों को रखने के लिए और साथ ही में इंसेक्ट ओवरलोड भी, यानी कि वो उन्हें ऑर्डर दे सकता है बस। फिर रिप्रोडक्शन झटकों में ये खत्म हो जाता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे नाइन के कई सारे बच्चे हुए थे। अब बस ये कीड़े यहाँ पे नाइन की जेरोक्स कॉपी नहीं थी, ये नॉर्मल कीड़े ही थे, लेकिन साइज में बड़े थे और पावरफुल थे। और इनकी करंट पॉपुलेशन यहाँ पे 2300 थी। वहीं पे पॉपुलेशन से कोई भी लेना देना नहीं है। जैसे जैसे नाइन यहाँ पे ताकतवर होती जाएगी उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी भी बढ़ती जाएगी और जब यहाँ पे थर्ड या फिर फिफ्थ जनरेशन होगी तो वो और भी ज्यादा तादाद में होगी। वहीं पे इन कीड़े बच्चों की अपनी ही एबिलिटी थी, जैसे कि पॉइजन रिलीज करना, तेज दौड़ना। वहीं पे इनका विजन जियांग के विजन के साथ एकदम मैचअप हो जाता है। वहीं पे इन कीड़ों के पास सेल्फ डिस्ट्रक्शन की भी एबिलिटी थी, यानी कि ये फूड भी सकते थे। लाजवाब स्किल है बाय द वे। इसके बाद नाइन जियांग के पीछे से निकलती है और उसे गले लगा लेती है, लेकिन उसने अपना काम खत्म कर दिया था। जियांग उसे पूछता है कि यार तुम बदली नहीं बच्चे देने के बाद में यार। इसमें नाइन भी आगे से लाजवाब जवाब देती है कि हवा में ही तो निकले हैं, कौन सा अपने अंदर से निकाले हैं जो बदल जाऊंगी। लेकिन उसने अपनी एनर्जी इस्तेमाल की थी तो वो थक चुकी थी, इसीलिए वो अपनी नेस्ट यानी कि जियांग के हाथ के अंदर चली जाती है। हाँ भाई यही इसकी नेस्ट है। और साथ ही में जियांग इसके अंदर अपने कई सारे छोटे मोटे इंसेक्ट को भी यहाँ पे सेव कर सकता है जो उसने अभी यहाँ पे निकाले हैं। अब इनको यहाँ पे इंसेक्ट स्वॉर्म कहा जा रहा है, एक तरह की तादाद या फिर भीड़ जो इकट्ठे ग्रुप में है, बेसिकली कीड़ों की लहर, लेकिन मैंने कीड़े ही बुला रहा हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। फिर जियांग अपने इंसेक्ट घोंसले को चेक भी कर सकता है और जब वो चेक करता है तो फिर उसे नाइन दिखाई देती है जो सो गई थी। जियांग आगे से कहता है सो जाने दो बेचारी को, कई सारे बच्चे दिए हैं इसने। फिर जियांग ओवरलॉर्ड स्किल के बारे में सोचता है और जब उसे इस्तेमाल करता है तो वो यहाँ पे कीड़ों की लहर को कंट्रोल कर पा रहा था, बेसिकली अपने हाथ के इशारे से ही। और इतना ही नहीं, ओवरलॉर्ड स्किल यूज करने के बाद कीड़ों के जो सेंसर्स होते हैं वो यहाँ पे जियांग के साथ मिक्सअप हो जाते हैं, सिंक हो जाते हैं, यानी कीड़े जो देख सकते हैं जियांग भी उसे देख सकता है और महसूस भी कर सकता है। फिर जियांग कुछ नई स्किल से ट्राई करना चाहता था, इसलिए वो गलियों में निकल जाता है जहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर थे। वो सभी मॉन्स्टर सामने देखते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पे एकदम भौकाल दिखाई देता है। ये बेचारे भाग पाते उससे पहले कीड़ों की तादाद इनके ऊपर हमला करती है और इन्हें खाना शुरू कर देती है। और फिर जियांग को स्वॉर्म यानी कि तादाद के साथ में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं थी। पॉइजन मिस्ट यहाँ पे दुगनी तेजी के साथ बढ़ती है और डिवोवर स्पीड और वाइडर और भी ज्यादा हो जाती है। साथ ही में उसका विजन भी यहाँ पे और भी ज्यादा तेज हो जाता है कीड़ों के सेंसर्स की वजह से, और कोई भी ऑर्डिनरी मास्टर यहाँ पे छुप नहीं सकता है। इसके बाद जियांग यहाँ पे नेक्स्ट डिवोवर वैल्यू की तरफ देखता है तो फिर इसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो काफी ज्यादा हाई थी। अरे भाई 2-3 लाख बच्चे पैदा करोगे तो फिर कंजप्शन तो ज्यादा बढ़ेगा ही ना, बेसिकली डिवोरिंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी ही ना। इसके बाद हम लोग एक वेयरहाउस को देखते हैं जहाँ पे ये बात चल रही थी कि स्पाइडर नेस्ट एक रात के अंदर ही गायब हो गई। भाई मैंने तो सुना है कि एक अकेले बंदे ने वो पूरी मॉन्स्टर आर्मी डिस्ट्रॉय कर दी। वो स्पाइडर मॉन्स्टर बॉस के बारे में बात हो रही है जिसको जियांग निपटा के आया है, और ये लोग काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि उस बॉस की वजह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे थे और ये लोग यहाँ पे जियांग की इज्जत करने लगते हैं, बस उसे जानते नहीं है। उसी टाइम पे जियांग यहाँ पे आ जाता है जो कि उन लोगों से कहता है चिंता ना करो, मैं भी तुम्हारी तरह अवेकनर ही हूँ, मैं यहाँ पे कुछ खाना और चीजें लेने के लिए आया हूँ तुम लोगों से। जियांग वैसे खानी हाथ चलाई आया था तो उसके पास खाने को कुछ भी नहीं था और मैंने बता दिया कि जैसे जैसे यहाँ पे नाइन की कैपेसिटी बढ़ेगी, लेवल
लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे से ज्यादा भूख लगेगी। अब तो हजारों बच्चे भी आ गए हैं भाई के पास में। तो ये लोग जियांग को भिखारी भीख मंगू ही समझ रहे थे, कुछ खास नहीं। इसलिए ये लोग जियांग से ये कहते हैं कि यहाँ पे चीजें उतनी सस्ती नहीं जितनी तुम्हें लगती हैं, जंगलों के अंदर चीजें महंगी हो जाती हैं। इस पर जियांग आगे से कहता है उसे पता है, इसलिए उसके पास यहाँ पे वैल्यूएबल आइटम है जिसके साथ वो ट्रेड करना चाहता है। फिर ये लोग जैसे ही वैल्यूएबल आइटम का नाम सुनते हैं तो उनके अंदर लालच आ जाता है, जिसके बाद छुरा निकाल के जियांग से कहते हैं कि जरा वो चीज दिखाना, हम चेक करनी है। तो फिर जियांग आगे से यहाँ पे कुछ स्पाइडर मॉन्स्टर्स को बाहर निकालता है। इसको देख के ये सभी घबरा जाते हैं क्योंकि ये इन्हीं से अपनी बुंड बजा के भाग रहे थे और इन्हें इससे समझ में आ जाता है कि जियांग ने उन सभी स्पाइडर मॉन्स्टर्स को मारा है। फिर जियांग इन लोगों से कहता है मुझे ये भी पता है कि तुम लोग क्या करने वाले थे, और जियांग का लेवल इतने समय यहाँ पे 17 है। और जियांग इन लोगों से कहता है खाना दो और यहाँ से दफा हो जाओ, मेरा मूड खराब है इतने समय। इस पे ये लोग आगे से कहते हैं यस बॉस, और तुरंत भाग जाते हैं यहाँ से। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि जियांग को वो उसके खुद की भूख की वजह से नहीं लगता है, बल्कि लिटिल नाइन और उसने जो बच्चे पैदा किए उनकी वजह से। इसके बाद हमें डिवोरिंग वैल्यू दिखाई जाती है, तो ये 1 लाख थी, पिछली बार 10,000 थी, यानी कि 100 गुना बढ़ गए बस कुछ बच्चे आने पे। और फिर जियांग को यही लगता है कि ये डिवोरिंग वैल्यू बढ़ते बढ़ते यहाँ पे उसे सदियां बीत जाएंगी, वो बूढ़ा हो जाएगा, तब वो नई जनरेशन के बच्चे देख पाएगा। खैर अब जियांग के पास यहाँ पे बस एक ही चाह रहा था कि उसे यहाँ पे कई सारे बॉस मॉन्स्टर्स को ये हराना पड़ेगा, जिसके बाद वो यहाँ पे मुश्किल से ही इस डिवोरिंग वैल्यू को कंप्लीट कर पाएगा और नया रिप्रोडक्शन शुरू कर पाएगा। और फिर अभी भी नहीं उठी थी, 4-5 घंटे हो गए थे। उसी टाइम पे जियांग को यहाँ पे आवाज सुनाई देती है कि कई सारे लोग उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि जिस लड़की की मुलाकात अभी पहले हुई थी वो दोबारा जियांग से टकरा जाती है। और फिर जियांग उसे पूछता है तुम दोबारा मिल गए, अगली बार मिले तो टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। लेकिन वो लड़की पहले ही घबराई हुई थी क्योंकि उसने देख लिया था कि जियांग ने यहाँ पे स्पाइडर नेस्ट को अकेले ही क्लियर कर दिया था। और वो जियांग से कहती है कि उन्हें ये ना बताना कि मैं यहाँ पे छुपी हुई हूँ, भीख मांगती हूँ मैं। और फिर जियांग इन मामले में बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहता, वो सोच ही रहा था कि निकल लेता हूँ, लेकिन शायद किस्मत उसके साथ नहीं थी क्योंकि उसी टाइम में यहाँ पे वही बड़वा आ जाता है जिसको हमने पहले देखा था, साउ फैमिली का यंग मास्टर। और वो जियांग से कहता है कि हम दोबारा मिल गए, लेकिन अकेले कैंपिंग कर रहे हो यार, हमें तो बुला लेते। और फिर ये लोग उस जियांग से पूछते हैं कि तुमने एक लड़की को देखा, वो यहाँ से भाग रही थी, सच सच बताना नहीं इस बार हम तुम्हें मार देंगे। और वो जियांग से कहता है कि तुम काफी जल्दी यहाँ पे लेवल अप कर लिए, बस एक भी दिन नहीं हुआ इसके बावजूद, लेकिन मैं भी बिजी हूँ, तुमसे बाद में बात करूंगा। क्या तुमने यहाँ पे किसी लड़की को देखा जो भागते हुए जा रही थी? और फिर जियांग को इसके औरा से पता चल जाता है कि इसका लेवल कहीं 30 के ऊपर ही होगा और साथ ही में इसके पास यहाँ पे एक खास तरीके का इक्विपमेंट भी है। जियांग उन्हें गलत रास्ता बता देता है, ऑफ कोर्स ये कहते हुए उस तरफ जाओ, वो पक्का वहां मिल जाएगी, मैंने देखा था वहीं गई थी वो। इस पे वो लोग जियांग के ऊपर यकीन कर लेते हैं, लेकिन जाते जाते कह के जाते हैं अगर हमें पता चला कि तो उसकी मदद कर रहा है तो हम तेरे 2 टुकड़े करेंगे, एक यहीं पे छोड़ जाएंगे और दूसरा घर भिजवा देंगे, घर पे कोई नहीं रहता भाई उसके, वो अनाथ है, दोनों यहीं पे छोड़ देना, फायदे में रहोगे। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बड़वे जेन फैमिली से हैं, सॉरी जेन एम्पायर से हैं, और इनके अंदर गर्मी बहुत है, थोड़ा सा क्या बोल दो साले फूल ही जाते हैं कि दगे जाएंगे यहीं पे। जियांग हम लोगों को बताता है कि जेन एम्पायर के जितने भी लोग हैं उन सभी की एकदम लॉन्ग हिस्ट्री रही है, वो सभी या तो हाई रैंक के ऑफिशियल होंगे या फिर पावर हाउस होंगे, और साथ ही में ये काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी रहते हैं, जो फ्रंट लाइन पे रहते हैं। जब तक कोई बहुत बड़ा हादसा या फिर डिजास्टर ना हो तब तक ये साले आते ही नहीं है, जैसे कि मर ही गए हो। ऐसा कि कुछ पावरफुल फैमिलीज इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि वो एक पूरे कॉन्टिनेंट को भी डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। और जियांग को भनक लग गई है कि ये बंदा यहाँ पे किसी पावरफुल फैमिली से ही आता है और वो इनके साथ भिड़ना नहीं चाहता है। फालतू की सरदर्दी और उड़ता हुआ तीर नहीं लेना चाहिए, सेहत के लिए हानिकारक होता है। और फिर जियांग को लग ही रहा था कि ये लोग यहाँ से जा चुके हैं, लेकिन उसी टाइम पे ये लड़की सब गुड़ गोबर कर देती है बाहर निकल के, ये कहते हुए शुक्रिया मुझे बचाने के लिए। जियांग उसे कहता है तुम्हारा शुक्रिया का तेल नहीं था रहा तुम, साला तुम्हारी वजह से मेरे लगने वाले थे, पता भी है कि वो कितने हरामी लौंडे हैं। और वो से पूछता है उनका और तुम्हारा रिश्ता क्या है, ऐसे कैसे फंस गई तुम, कहा है वो तुम्हारी जान के पीछे पड़े हैं। जिसपे वो लड़की यहाँ पे जियांग को बताती है कि उसकी फैमिली के पास यहाँ पे फ्रेट स्टेशन है और वो बंदा यहाँ पे उस स्टेशन पे सभी चीजों को चुराना चाहता है और वहाँ के सभी लोगों को मारना चाहता है, और उसने हर किसी को मार दिया है बस उस लड़की को छोड़ के। लेकिन उसे इस बात का डर है कि कहीं ये लड़की इन सभी चीजों के बारे में बातें ना बता दे और उनकी फैमिली बदनाम हो सकती है, और ऑफकोर्स क्रिमिनल चार्ज तो लगेंगे ही लगेंगे। वो बात अलग है कि सजा नहीं मिलेगी, बड़े बाप की जो औलाद है, लेकिन फिर भी क्याओस न मचे, इसलिए मार देना ही ज्यादा बेहतर है। जिसपे जियांग उसे छोड़ देता है कि भैया तुम ही जाओ, हम गाना घसीटो इन माँ। लेकिन वो लड़के जियांग से कहते हैं कि मैंने तुम्हारा चेहरा याद कर लिया है, मैं तुम्हें फ्यूचर में जरूर रीपे करूंगी। जियांग उसे कहता है ना गुरु रीपे, बस यहाँ से भाग जाओ, मेरी जिंदगी बख्श दो। लेकिन उस टाइम पे इन लोगों को एक अजीब सी एनर्जी महसूस होती है, वो लड़की आगे से बताती है कि उन लोगों ने यहाँ पे एक बैरियर छोड़ के गए हैं, अब वो लोग डिटेक्ट हो चुके हैं। उसी टाइम पे वो लोग यहाँ पे दोबारा आ जाते हैं, ये कहते हुए कि मैंने कहा था कि धोखा ना देना, लेकिन तुमने हमें दे भी दिया। और फिर जियांग को समझ में आ जाता है अगर वो बोलेगा भी कि वो उस लड़की को नहीं जानता तब भी ये लोग यकीन नहीं करेंगे। इसके बाद ये लोग भाई यहाँ पे दीमक की तरह निकल रहे थे, मतलब तादाद एकदम से ज्यादा हो गए, जितने ये थे उससे दुगने हो गए हैं ये। तो फिर यंग मास्टर यहाँ पे अपने लौंडों से कहता है खड़े क्या हो गए, जाओ जाके पकड़ो। और फिर वो लड़की यंग मास्टर से कहते हैं कि तुमने मेरा सब कुछ ले लिया और हर किसी को मार दिया, तो फिर मुझे क्यों मारना चाहते हो? वो लड़का आगे से कहता है कोई रीजन चाहिए क्या भाई, मुंह बंद कराने के लिए मारना चाहता हूँ, फिर मैं थोड़ी ना खून बढ़ाऊंगा, पाप बढ़ता है, पता है मैंने कितना ज्यादा पाप बढ़ा लिया है, हर दिन बाल्टी हटा के ड्रम लगाना पड़ता है, वो भी भर जा रहा है। फिर जियांग को इस लड़की की फैमिली के बारे में पता चलता है जो कि लू फैमिली है और ये अंबानी से भी ज्यादा अमीर है। हाँ बस पैसा ही है, ताकत नहीं है। और ये लड़की यहाँ पे उससे कहती है अगर तुम मुझे मार दोगे तो फिर मेरी लू फैमिली तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ेगी और तुम कभी भी चैन से नहीं जी पाओगे। इस पे यंग मास्टर आगे से हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि पैसा होने से ही यहाँ पे सब कुछ होता है? तुम्हारे पास पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग ताकतवर हो। 100 सालों पहले अगर हमारी फैमिली के एंसेस्टर तुम्हें प्रोटेक्शन ना देते तो फिर तुम्हारी लू फैमिली कब का मिट जाती। 100 फैमिली की नजरों में तुम लोग कुछ भी नहीं, बस छोटे मोटे कीड़े मकोड़े और कुछ भी नहीं जिन्हें कभी भी सॉल्टर किया जा सकता है। सॉल्टर में कत्लेआम। और भले ही वो लोग यहाँ पे इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेट करें तो फिर यहाँ पे उन्हें कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ पे कुछ छूटेगा ही नहीं। इसके बाद वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक बहुत बड़ा बैरियर बना देता है। इसकी मदद से ये लोग यहाँ पे इस बैरियर से बाहर नहीं जा सकते और ये यहीं पे ही कैद हो गए हैं। इस पर जिस बंदे ने यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला किया था वो अपने लोगों से कहता है कि यंग मास्टर के ऑर्डर्स को फॉलो करो और कोई भी आज यहाँ पे जिंदा नहीं बचना चाहिए, खासकर लू फैमिली की लड़की। लेकिन यहाँ पे यंग मास्टर उन्हें रोक देता है, ये कहते हुए कि वो लड़की मरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे ये बंदा चाहिए। और
और वो जियांग से कहता है कि डिवाइन लेवल क्रिएशन टाइप काफी ज्यादा कॉमन होते हैं, और लेकिन मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ, मैं थोड़ी बहुत चीजें जानना चाहता हूँ इस बारे में, इसलिए मैं तुम्हें मौका देता हूँ। अगर वो लड़की पकड़ के यहाँ ले आओ तो फिर मैं तुम्हें जिंदा जाने दूंगा और तुम हमारे लिए कुत्ता भी बन सकते हो। फिर उस लड़की को यह लग रहा था कि आज उसका मरण दिवस ही है, साला हर कोई इसे मारने के पीछे ही पड़ा हुआ है, लेकिन जियांग उसे मना कर देता है ये कहते हुए कि सौ फैमिली ने तुम्हें पाल पोस के काफी ज्यादा मेहनत की है, लेकिन तुम कुत्ते ही निकले, गो फक योरसेल्फ, मतलब बाहर में जाओ। और वो से कहता है मैं मना करता हूँ, आगे बढ़ लो। आप इस पे सभी लोग आगे से कहते हैं मोहरत का इंतजार करोगे, भाई जाओ जाके मारो उन्हें, पैसे किस बात के देता हूँ। इस पे सभी एक साथ यहाँ पे जियांग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और जियांग इन्हें बता देता है कि वो कोई इजी बंदा नहीं है, केयरफुल रहना, वो अपने पॉइजन का इस्तेमाल कर सकता है, इसलिए डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक न करना। इस पे जियांग आगे से कहता है कि मैं सिर्फ पॉइजन नहीं इस्तेमाल कर सकता हूँ, मेरे पास और भी कमाल की चीजें हैं। जिसके बाद वो लाइफ कल्टिवेटिंग का इस्तेमाल करते हुए नीचे से जड़ें निकालता है और उन लोगों को बीच में ही पकड़ लेता है। इस पे कुछ तो बेचारे फंस जाते हैं, लेकिन कुछ अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके इनके साथ फाइट करने लगते हैं। इसमें यंग मास्टर आगे से बताता है हरामियो, उसने हमारे विजन को ब्लॉक किया है, अब वो डायरेक्ट अटैक करेगा। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे बीपी इंसेक्ट को रिलीज करता है और वो इन लोगों के ऊपर अटैक करके इन्हें मारने लगते हैं। अभी ये इंसेक्ट नॉर्मल इंसेक्ट से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, ये बेचारे वेपन्स को ही तोड़े दे रहे थे। अब तो इनके पास अटैक करने के लिए कुछ भी नहीं बचा। उसी टाइम पे एक इंसेक्ट यहाँ पे जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और जियांग को ऐसा लग रहा था कि ये इंसेक्ट यहाँ पे पॉइजन से बने हुए हैं, साले वो पॉइजन ही इंसेक्ट है। हालांकि जियांग सारा फोकस यहाँ पे सीधा उन्हें इंसेक्ट के ऊपर ही कर रहा था। उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि यंग मास्टर यहाँ पे जियांग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, ये कहते हुए कि इसे ब्लॉक करके देखा, और ये अपनी सीक्रेट सॉ टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करता है, जिससे वहाँ पे एक ड्रैगन स्पिरिट या फिर कुछ भी हो इल्यूजन विल्यूजन सा वो आ जाता है और एक तगड़ी स्लैश सीधा जियांग के ऊपर जा लगती है। तो फिर यंग मास्टर को ऐसा लग रहा था कि उसने जियांग को यहाँ पे हरा दिया और उसे पता था कि जियांग के साथ निपटना इतना भी मुश्किल नहीं होगा, लेकिन इस टेक्निक और शॉट के साथ में काफी है जियांग को मारना। लेकिन इसकी आंखें फट के तब चार हो जाती हैं जब ये जियांग को सही सलामत देखता है। दरअसल उस लड़की के पास में यहाँ पे हिडन टैलेंट है जो कि अर्थ इंटरनल शील्ड, जिसकी मदद से वो यहाँ पे उस बंदे के अटैक को ब्लॉक कर लेती है। इसके पास यहाँ पे डिफेंस टाइप का टैलेंट है। इस पे यंग मास्टर आगे से कहता है कि मैं तो इस बुढ़िया के बारे में भूल ही गया था कि ये भी अभी भी जिंदा है। इसके बाद वो बुढ़िया के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता, लेकिन उससे पहले जियांग यहाँ पे बाकी बच्चों को रिलीज करता है और वो सभी एक साथ यहाँ पे यंग मास्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। तो यंग मास्टर एक बंदे को यहाँ पे बलि का बकरा बनाता है और उसे आगे कर देता है, ये कहते हुए तुम मरो मेरी जान। और ऑफ कोर्स इसके बाद वो बंदा यहाँ पे मारा जाता है। जियांग उसे कहता है शर्म नहीं आती, अपने ही आदमी का इस्तेमाल करते हो ब्लॉक करने के लिए, साला वो शील्ड थोड़ी ना है। जिस पे ये बंदा आगे से कहता है मास्टर बचा लीजिए। इस पे यंग मास्टर आगे से यही कहता है कि मैंने तुम्हें फालतू में नहीं पाला पोसा है, ये अटैक लो मेरे लिए। और ऑफ कोर्स फालतू कुत्ता मारा जाता है, अब ये मरने के लिए ही तो आए थे भाई, यहाँ पे क्या सोप बनाओगे इसके लिए तुम। खैर यंग मास्टर के लिए यहाँ पे जियांग को मारना नेचुरल प्रोटीन के साथ टफ हो रहा था, इसीलिए वो यहाँ पे सप्लीमेंट प्रोटीन का इस्तेमाल कर रहे तो अपने पास एक ड्रैगन युआन पिन निकाल के पी लेते हैं और जियांग से कहते हैं कि उनके नेक्स्ट अटैक के साथ ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम्हारा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जियांग आगे से कहता है हाँ हाँ चलो करो अटैक। इसके बाद दोबारा यहाँ पे अपनी स्वॉर्डमैन स्किल का इस्तेमाल करता है जिसका नाम था कॉन्गिंग 9 फॉर्म सेकंड फॉर्म ड्रैगन सबडुइंग स्लैश। इसके साथ एक ड्रैगन स्पिरिट तेज जोर से आगे बढ़ती है और वो सीधा जियांग के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारती है और लड़की दोबारा यहाँ पे जियांग को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है अपनी इनहैंस्ड अर्थ इटर्नल शील्ड के साथ में। हालांकि वो स्लैश इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि ये लड़की की शील्ड भी सह नहीं पा रही थी और उसके ऊपर क्रैक पड़ने लगते हैं। और फिर जियांग को समझ में आ जाता है अगर उसने ज्यादा कुछ नहीं किया तो उस लड़की के साथ साथ में उसकी भी बलि यहीं पे ही चढ़ेगी। हम लोग यंग मास्टर को देखते हैं जो कि बौखला चुके थे और वो लगातार स्लेस पीले ही जा रहे हैं। अरे भाई सप्लीमेंट प्रोटीन लिया है, कुछ तो जोर रहेगा ना। और फिर जियांग आगे से अपने सभी बच्चों को रिलीज करता है, यही सोचते हुए इस बंदे के साथ निपटना थोड़ा सा टफ है तो फिर दया नहीं दिखानी चाहिए। और उसके पास जितने भी यहाँ पे बच्चे थे 2,500-3 हजार वो उन्हें बाहर निकाल लेता है कि और पापा पार्टी करने के लिए लौंडा लेके आए हैं तुम्हारे साथ। वो यंग मास्टर के साथ साथ वो लड़की भी हैरान हो जाती है कि ये बंदा सच में यहाँ पे क्रिएशन टाइप का ही इवॉल्वर है ना। एक तो ऑथर इतना हरामी है, उसने हमें यहाँ पे बताया नहीं कि क्रिएशन टाइप यहाँ पे कौन कौन सी एबिलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसने बस नाम नहीं दिया क्रिएशन लाइफ टाइप। अब तुम इमेजिन करो कि ये क्या कर सकते हैं और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि ये सबके सामने कीड़े निकाला है और इसके ऊपर शक भी नहीं कर रहा कि यहाँ पे कुछ टाबू कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूँ मानव पढ़ते समय दिमाग को गोली मार दो, तुरंत सोचो नहीं मार दो। खैर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि आगे से सभी बच्चों से कहता है कि आगे बढ़िए, जिसपे वो सभी कीड़े यहाँ पे लगातार सीधा यंग मास्टर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं स्लैश मारते हुए। ये कहते हुए मारो रे। यंग मास्टर की फटी पड़ी वो आगे से अंधाधुन तलवार चलाते हुए कहता है कि है तो ये छोटे मोटे कीड़े, ये मेरा क्या उखाड़ लेंगे। जियांग आगे से कहता है अभी बताता हूँ। और यंग मास्टर ने यहाँ पे जितने भी कीड़े मारे थे जियांग उन्हें हील करने लगता है। कैसे पता नहीं, बताया ना भाई क्रिएशन टाइप एक तरीके से हीलिंग टाइप भी है, कहा ना दिमाग बंद रखो। इसलिए यहाँ पे एक भी क्रिएचर और बच्चा नहीं मरता है, ये सभी यहाँ पे रिजनरेट होते जा रहे हैं और लगातार हमला करते रहते हैं। और जियांग उसे कहता है कि चलो लगे रहो, मारो स्लैश, कितने मारोगे स्लैश। वही लोग यंग मास्टर को देखते हैं जिसकी फटी पड़ी है, बेचारा ये स्लैश मारते मारते थक चुका है। और उसी बीच कई सारे कीड़े एक साथ आगे बढ़ते हैं और ये एक दो कीड़ों को मिस कर जाता है और उनमें से एक इसके हाथों के ऊपर काट लेता है। इस पे यंग मास्टर को समझ में आ जाता है कि वो और ज्यादा अपनी शॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकता है, अब उसे यहाँ पे प्रोटेक्शन जेट का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। इसके बाद वो प्रोटेक्शन जेट का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे अपने ऊपर एक आर्मर एक्टिवेट कर देता है और जियांग से दोबारा बलबोड़ी करते हुए कहता है तुम्हें लगता है तुम मुझे मार सकते हो, ये वो फक ऑफ। और जेट प्रोटेक्शन सच में कमाल का था। जियांग यहाँ पे ओवरलॉर्ड डिवोवर का भी इस्तेमाल करता है तो इंसेक्ट उसे डिवोवर ही नहीं कर पा रहे थे प्रोटेक्शन चार्म की वजह से। और यंग मास्टर यहाँ पे जियांग से कहता है एडवाइस देता हूँ इतनी एनर्जी वेस्ट ना करो, ये सॉ फैमिली का प्रीसियस ट्रेजर है जिसको यहाँ पे हर जन्म में दिया जाता है हर एक बच्चे को। ये बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक्स को भी ब्लॉक कर सकता है, तो छोटे मोटे कीड़े हैं ये तो क्या है उखाड़ पाएंगे मेरा, तो मुझे चोट पहुंचा ही नहीं सकते हो। और वो जियांग की तारीफ भी करता है कि उसने यहाँ पे यंग मास्टर के तक मजबूर कर दिया कि उसे यहाँ पे जेट प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, लेकिन इसके बावजूद जियांग यहाँ पे चाके भी कुछ नहीं कर सकता, उसने अपने सारे ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल कर लिए हैं। इसके बाद जियांग के पास दोबारा आता है और उससे कहता है अगर तुम मुझे ज्वाइन कर लेते हो तो फिर मैं तुम्हें बख्श दूंगा और तुम्हें 100 फैमिली का सरनेम भी दे दूंगा, ये चीज हर किसी को चाहिए, हम
लीगा ज्वाइन कर लो, यही फायदे में रहोगे। जियांग उसे कहता है तुम्हारा दिमाग तो खराब है नहीं है ना, साला तुम सिचुएशन में हो वैसे, ये देखो यार तब तो कुछ ऑफर ऑफर दो। इस पे यंग मास्टर आगे से कहता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर मैं तुम्हें आज नहीं मार सकता हूँ लेकिन कल तो मार दूंगा ना, कल नहीं तो परसों मार दूंगा, लेकिन कभी ना कभी तो मेरे हाथों मरोगे ही। सौ फैमिली किसी को भी इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देती है। इस पे जियांग उसे उसकी ही लाइन चिपका देता है, ये कहते हुए कि वो इन्वेस्टिगेट तो तब करेंगे ना जब कुछ बचेगा ही, मैं यहाँ पे कोई सबूत ही नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे मरने के साथ ही तुम भी गायब हो जाओगे। क्योंकि अब तक नाइन को होश आ चुका था और वो एकदम गुस्से में ही थी। तो यहाँ पे तुरंत अपनी बाप वाली फॉर्म के अंदर आती है, ये कहते हुए कि मैं इसे खा लूं क्या। फिर यंग मास्टर जैसे ही यहाँ पे मदर इंसेक्ट को देखता है तो उसकी फटके चाल हो जाती है। वो आगे से कहता है कि ये क्या चीज है। फिर जियांग मदर इंसेक्ट से कहता है कि खा लो तुम्हें भूख लगे ना, खा लो। इसमें मदर इंसेक्ट अपने क्लॉ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे यंग मास्टर के ऊपर एक ही स्लैश मारती है और उसका इतना स्लैश काफी था उसके जेट प्रोटेक्शन को पूरी तरीके से तोड़ने के लिए। फिर वो चिल्ला चिल्ला के पूछ रहा था कि ये किस टाइप का मॉन्स्टर है। तो जियांग आगे से कहता है कुछ नहीं, तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा जेट प्रोटेक्शन दोनों यहाँ पे लिटिल लाइन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। हम लोग लिटिल लाइन को देखते हैं जिसे मजा आ रहा था, वो अपने तो बार बार कुछ करके जेट प्रोटेक्शन के ऊपर मार रही थी। ये सोचते हुए कि मर क्यों नहीं रहा यार, मरे तो खाना खाऊं मैं, साला भूख लगी है। और कुछ कोशिशों के बाद में हम लोग देखते हैं कि वो सक्सेसफुली यहाँ पे जेट प्रोटेक्शन को तोड़ देती है और अपना क्लॉ यंग मास्टर की सीने के अंदर घुसा देती है। तो यंग मास्टर को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जेट प्रोटेक्शन यहाँ पे इतनी जल्दी टूट गया, जबकि ये तो 100 फैमिली का होना चाहिए था। लेकिन नाइन आगे से दोबारा कहती है कि ये मरा क्यों नहीं, जिसके बाद वो दोबारा अपने क्लॉ का इस्तेमाल करती है और इस बार सक्सेसफुली उसे मार गिराती है। इसके बाद वो उसे डिवोवर भी कर लेती है और जियांग आगे से कहता है कि अब किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हुआ, जिसके बाद वो नाइन को वापस बुला लेता है। इस पे नाइन आगे से चिपकते हुए कहती है कि खाना बढ़िया था मास्टर, मजा आ गया। फिर वो लड़की अब यहाँ पे जब जियांग को देखती है तो फिर उसे खुशी से ज्यादा डर लगने लगा था। उसे ये लग रहा था कि अगला नंबर उसी का ही है। इस पर जियांग उसकी तरफ देखता है कि अच्छा अब तुम ही बची हुई हो और वो उससे पूछता है कि मुझे तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए, कोई रीजन बताओ जिससे मैं तुम्हें ना मारूं। इस पे वो लड़की यहाँ पे अपने सभी ट्रेजर्स जियांग को देते हुए कहती है कि तुम ये सब कुछ रख लो, इनकी कीमत यहाँ पे 10 मिलियन से ज्यादा होगी। ये मेरी लाइफ लाइन है जो फैमिली ने मुझे दी है और इन पैसों को लेकर दया न खाना इसके ऊपर। ये भाई चिल्लर है, चिल्लर इसके लिए, इसकी फैमिली बहुत अमीर है। जियांग आगे से वो सारा माल रख लेता है और कहता है ये अच्छी बात है कि तुम सिंसियर हो, लेकिन तुमने कुछ ज्यादा ही देख लिया है, इतना काफी नहीं, कुछ और भी दो। इससे ये बात साबित नहीं होती कि तुम किसी को ये बात बताओगे नहीं। इस पे वो अपने हाथ को आगे करती है और भगवान की कसम खाते हुए कहती है कि वो इस बारे में कभी भी नहीं बताएगी और ये बात हमेशा के लिए उसके गले के नीचे दबी रहेगी। और हमें इस लड़के का नाम भी पता चलता है जो कि होता है सांडाओ, लेकिन हम इसे लू ही बुलाएंगे। ऐसा कि जियांग भी आगे से कहता है कि सच में तुम्हारा ही नाम है ना, झूठ तो नहीं बोल रही यार, सांडाओ कौन रखता है नाम अपना। लेकिन वो लड़की आगे से कहती है कि सीरियस हो भाई, जिसके बाद वो अपने पास अपना आईडी कार्ड भी बाहर निकालती है, ये बोलते हुए कि तुम्हें मेरे ऊपर यकीन है, तुम ये देखो। जियांग उस आईडी कार्ड को देखता है तो वो एकदम जेरोक्स कॉपी थी आधार कार्ड की। जियांग भी किसी सरकारी कर्मचारी की तरह यही पूछता है कि ये सच में तुम्हें हो ना। इस पे लू आगे से अपना मुंह फुलाती है और चोटी खींच के दिखाती है कि ये वही है, बस ये 2 साल पुरानी फोटो है। यकीन करो यार, पर्सनल एक्सपीरियंस है हमारा आधार कार्ड के साथ में। जियांग आगे से हंसी निकल जाती है इस तरीके की, जब वो मुंह फुलाती है एकदम पफर किसकी तरीके। जियांग आगे से कहता है ठीक है यकीन के लिए आप गुब्बारे की तरह मुंह फुलाना बंद करो। लेकिन जियांग को भी यकीन नहीं है तो वो आगे से कहता है लेकिन ये भी गारंटी नहीं देता है कि तुम अपना मुंह बंद रखोगी, सिर्फ मुर्दे ही हैं जो कि कुछ बात नहीं करते हैं। इस पे लू आगे से कहती है सबर चाटो और वो अपने पास यहाँ पे सील कॉन्ट्रैक्ट बाहर निकालती है और वो जियांग को बताती है एक बार इसके ऊपर अंगूठा लगाने के बाद जो कसम खा ली जाएगी उसे तोड़ा नहीं जा सकता है, अगर कोई कसम तोड़ता है तो वो जिंदगी से उठ जाएगा और वो इसके ऊपर अंगूठा लगाने के लिए राजी है। फिर जियांग आगे से कहता है मैंने तो सोचा था कि ऐसी चीजें फिल्मों में होती है, एक्सेप्ट करती है क्या भाई, क्या कहता है ऐसी चीजें। और वो आगे से अंगूठा लगा देता है स्क्रॉल के ऊपर, यही कहते हुए तुमने अंगूठा लगा दिया है तो मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। लेकिन वो लू से पूछता है इसकी कीमत क्या है, तो वो लड़की आगे से बताती है 10 मिलियन के ऊपर ही होंगे। जिसपे जियांग आगे से घूरते हुए कहता है कि मतलब तुमने जो माल मुझे अभी दिया वो चिल्लर था सिर्फ, और तुमने जो स्टोरेज रिंग बाहर निकाली है इसकी कीमत और ये जो स्क्रोल बाहर निकाला ये दोनों मिला के 20 मिलियन के आसपास हुआ, वो कौन देगा भाई। इस पे लू आगे से घबराते हुए कहती है चिंता क्या करते हो यार, तुम मेरे घर तो चलो, तुम्हें हम सोने से लाद देंगे, लाद क्या देंगे, सोने से तौल देंगे तुम्हें हम। इसके लिए जियांग मान जाता है। वो आगे से कहता है लेकिन तुम मेरे आगे चलोगे, मुझे तुम्हारे ऊपर यकीन नहीं है। चोर साला पीछे से ही भागता है। इसके बाद जियांग ले देके यहाँ पे लू फैमिली मेंशन के पास पहुंच जाता है और ये बहुत बड़ा मेंशन था। इसके बाद हम लोग लू फैमिली को देखते हैं और बिना किसी देर के सीधा इन लोगों से जियांग मिलवा ही देता है। अच्छा लगा ऑथर का ये मूव। फिर लू फैमिली की जो क्वीन थी बेसिकली हेड, जो कि लू की मदर ही है, पापा नहीं है उनके, है मतलब वो फैमिली हेड नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर। और वो काफी ज्यादा भड़की हुई थी कि 100 फैमिली यहाँ पे उनकी फैमिली को लूट रही है और मारने की भी कोशिश कर रही है। लेकिन यहाँ पे लू के जो फादर थे वो आगे से कहते हैं भगवान गुस्सा कंट्रोल में रखो, हम लोग एम्पायर के खिलाफ ऐसा ही नहीं जा सकते, हम लोग उनके खिलाफ नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पे ज्यादातर फोकस अभी यहाँ पे सिर्फ अपनी बेटी के ऊपर करना चाहिए जो सही सलामत वापस आ गई है। इसके बाद लू के फादर पीछे मुड़ते हैं और जियांग को ब्लैक कार्ड देते हुए कहते हैं कि ये एक्सेप्ट करो तुम। फिर लू की मदर जियांग से कहती है कि तुम खाना खा के जाना, हमने तुम्हारे लिए स्पेशल तैयारी कराई है। जियांग आगे से कार्ड रख लेता है, पैसा जरूरी है, और वो खाने के लिए मना करने वाला था लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है और वो समाते हुए कहता है कि खिला ही दीजिए। इसके बाद वो खाता भी एकदम दबा के है, 10-20 प्लेट निपाट देता है। वो कहता है कि सब आगे से कहता है कम खाओ गुरु, हाथ थक गए हैं हमारे। लेकिन ये नहीं रुक रहा था, ये भाई लपेटे जा रहा है चिकन लेग पीस, चिकन कोरमा, चिकन चाप, पाया सूप सब। फिर जियांग से कहते हैं कि तुम चिंता ना करो, जितना पहला है तुम्हें पी लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पैसा हम देंगे, साला रेस्टोरेंट हमारा है और मुर्गी भी हम ही देते हैं। तो जब जियांग खाना पीने में बिजी था तो फिर उसकी फील्डिंग सेट की जा रही थी। हम लोग यहाँ पे लू और उसके फादर को आपस में बात करते हुए देखते हैं, जो कि जियांग के बारे में बात कर रहे थे कि जियांग भले एक रीसेंट टाइप है लेकिन इसके बावजूद उसके पास डिवाइन लेवल टैलेंट है और उसने ऑलरेडी यहाँ पे अपनी वर्थ को साबित कर दिया है लोगों 100 फैमिली के हाथों से बचा के। इसलिए जियांग जितना बेरोजगार दिखता है वो उतना है नहीं काम का है वो। इसलिए दोनों यहाँ पे जियांग की फील्डिंग सेट करते हुए कहते हैं अगर ये हमारी फैमिली का प्रोटेक्टर और हमारी बेटी का बॉडीगार्ड बन जाए तो फिर काम मजेदार रहेगा। इसलिए वो दोनों जियांग से कहते हैं कि तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड है नहीं ना, और लू के पास भी कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, और तुम्हें नहीं लगता हिडन
प्रोफेशन के लिए यहाँ पे कई सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी और ऊपर से हमारी बेटी टैलेंटेड भी है, उसके पास भी हिडन टैलेंट है और सबसे बड़ी बात उसकी बुद्धि बहुत तेज है, चार्टेड अकाउंटेंट है, फाइनेंशियल मैनेजर है और ऊपर से बिजनेस भी उसे आता है। लोग के फादर आगे से हाथी तोड़ देते हैं, कहते हुए मेरी बेटी का फिगर भी अच्छा है यार, 36-24-36 है। जियांग आगे से कहता है बस करो भाई, फील्डिंग इतनी जल्दी सेट ना करो, साला नाले में मिलूंगा मैं, नहीं तो सूटकेस में पानी तो पी ले तो कम से कम। वे जब अपने पेरेंट्स को रोकने में बिजी थे, ये कहते हुए कि रुको यार तुम लोग इतनी जल्दी फील्डिंग ना सेट करो, इसको पहले इसको प्यार में फंसाएंगे, उसके बाद फील्डिंग इसकी सेट करेंगे, एलिमिनी भी तो लेनी है, एलिमिनी में इसकी कीड़ों की यार मिल लेंगे। फिर जियांग को समझ में आ जाता है कि उसकी फील्डिंग सेट है, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग लेता है। ये कहते हुए कि कभी दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ पे, बाय बाय। इसके बाद दोनों माँ बाप मिलकर यहाँ पे अपनी बेटी की फील्डिंग सेट करने लगते हैं। ये कहते हुए कि तुम्हारा घर जमाई जा रहा है, जाओ जाके उसे अलविदा कह के आओ, तुम्हारा होने वाला पति है वो। फिर उसकी मदर आगे से कहती है कि जो प्ले कार्ड उसे दिया गया है उसमें सिर्फ पैसा ही नहीं, ट्रैकिंग चिप भी है, जब चाहे तब उसे फॉलो कर सकती हो, पता लगा सकते हो कौन से रूम में गया हुआ है, 2 शादी का कोई सवाल ही नहीं उठता। इस पे आगे से पिपीरी बजाते हुए कहती है बस करो यार तुम दोनों, साला वो हैंडसम और खतरनाक होने के साथ साथ डरावना भी है, देखो तो साला फट जाए उसको। लेकिन ये मन के अंदर सोचती है कि डराना ठीक है लेकिन हैंडसम बनने के सामने कॉम्प्रोमाइज हो जाता है सब कुछ। इसके बाद हम लोग सौ फैमिली को देखते हैं और सौ फैमिली के हेड को देखते हैं जिसका नाम युआन सैन था। फिर जब उसका प्रोटेक्शन जेट टूटा था यानी कि उस यंग मास्टर का, तो फिर यहाँ पे इसका जो दूसरा वाला था ये भी टूट जाता है, जिससे लोगों को समझ में आ जाता है कि इनका एक वंशज टपक चुका है। और युआन सैन आगे से कहता है इस बारे में इन्वेस्टिगेट करा, उसे किसने भाई 70 पार पहुंचा दिया। इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक बंदे बीहान को देखते हैं जो कि उस यंग मास्टर का कजिन ब्रदर है। वो आगे से कहता है कि भले ही हम दोनों यहाँ पे ट्विन थे और वो मुझसे सिर्फ 2 ही 3 साल बड़ा था, लेकिन इसके बावजूद वो साला कचरा ही था। उस कचरे की मौत हो गई तो फिर हमें कोई पछतावा नहीं है, लेकिन हमारी 100 फैमिली के ऊपर कचरा उछला है तो फिर हमें इन्वेस्टिगेट करना ही चाहिए। इस पे युआन सैन आगे से कहता है कि भले उसका टैलेंट यहाँ पे कमजोर था और तुमसे एकदम बेकार था, लेकिन है तो वो मेरा ही बेटा ना, मेरा ही खून है वो, सॉरी ग्रैंडसन। मैं चाहता हूँ कि उसे किसने मारा उसे यहाँ पे लेके आओ और उसे क्रिपल कर दो। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि डाजिया टेरिटरी के अंदर किसकी इतनी हिम्मत होगी कि वो मेरे खिलाफ जा रहा है। इस पे बीहान आगे से कहता है कि वो जैसे यहाँ पे टियानजो कैंप के अंदर पार्टिसिपेट कर लेगा, वो इस मैटर के बारे में इन्वेस्टिगेट करेगा और जिससे पता चलेगा कि ये किसने किया है वो उन्हें मौत के घाट उतार देगा। अब इन्हें याद रखना ये आगे काम आएंगे, आधे से ज्यादा यही निकल जाते हैं। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि नाइट वॉचर्स के ऑफिस में आ ही जाता है पूरे 3 दिन बाद में, जहाँ पे नाइट वॉचर्स की पूरी टीम थी। जियांग उससे कहते हैं बड़ी जल्दी आ गए तुम, मुझे तो लगा 2 दिन साल बाद आओगे। हालांकि इसी गैंग उसकी फिरकी ले रहे थे, जिसके बाद वो उससे कहते हैं यहाँ पे आ ही गए हो तो फिर मैं तुम्हें सभी लोगों से मिलवा देता हूँ। इसके बाद ये गैंग यहाँ पे जियांग को सबसे पहले युन सौकी से मिलवाता है जिसका लेवल यहाँ पे 45 है और ये सपोर्टर टाइप है, जहाँ पे सबसे छोटे स्पॉट पे होती थी, लेकिन अब उसे यहाँ पे जियांग ने लिया है तो ये जियांग से ऊपर वाले पे है। वहीं पे इसे भी यहाँ पे जियांग खूबसूरत लग रहा था और हाई हेट दिस हैंडसम वर्ड्स। पता नहीं क्यों भाई मुझे बहुत ज्यादा जलन होती है जब किसी लड़के को हैंडसम कहा जाता है, ये चूतिया है एक नंबर का, जेलसी तुम खास साफ देख सकते हो तुम। इसके बाद दूसरे बंदे का नाम आता है जिसका नाम डुआन फैंग था। इसका लेवल यहाँ पे 49 है जो कि एक शूटर है, ज्यादा बोलता नहीं लेकिन भरोसेमंद है और ये जियांग को हेलो कहता है। जिसके बाद जियांग यहाँ पे इनकी टीममेट में सबसे छोटे नंबर से मिलवाता है जो कि बौना है। बौना फिर भी बौना है, चाहे पर्वत के शिखर पे खड़ा हो, और लंबा फिर भी लंबा है चाहे झुक के ही बैठा हो। जियांग बताता है इसका नाम यहाँ पे चू बुलांग है, इसका लेवल भी 49 है यहाँ पे और ये आर्मर्ड वॉरियर है। दिखने में वाला ये छोटा है लेकिन बात बहुत ज्यादा करता है, ये साला मुंह फटे एक नंबर का। और आते ही यहाँ पे जियांग सीधा पकड़ती पील देता है। ये कहते हुए मुझे पता था कि तुम्हारा लेवल डिवाइन लेवल का है, लेकिन मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर होगे। बौना दोस्त हमेशा मुंह फट होता है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पे लास्ट मेंबर से मुलाकात की जाती है जिसका नाम टैंग जिन था। इनका लेवल यहाँ पे 61 है जो कि यहाँ पे था ट्रांसफर फायर मैच है, यानी कि ये तीसरी है इकलौती यहाँ पे। और साथ ही में यहाँ पे ग्रेट कुकिंग यानी कि खाना बनाने में डेप्यूटी कमांडर है और ये माल मेरा है, आग उठा के देख भी ना लेना। फिर टैंग जिन जियांग से कहती है कि आंटी टैंग को फॉलो करो, मैं तुम्हें जबरदस्त खाना खिलाऊंगी और जियांग तुम इसे कह भी ना देना, गोली मार दूंगा तुम, दिस इज बैडी। फिर जियांग आगे से कहता है मुझे सब तुच्छ प्राणी यहाँ पे तुम लोगों के साथ कैसे रह सकता है, थोड़ा बहुत खाना दे देना कटोरे में बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। और वो मन के अंदर सोचता है कि रिसेंट टाइम पे जितने भी अवेकनर होते हैं वो ज्यादातर यहाँ पे इग्नोर किए जाते हैं, उन्हें ज्यादा फेवर नहीं दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे सब कुछ उल्टा है। ये लोग भाई जियांग को फर भर के एकदम फेवर दे रहे हैं कि तुम यहाँ आओ यार, तुम चिंता ना करो सब कुछ। जियांग भी यहाँ पे जियांग से यही कहता है कि तुमने ड्यूमर्स के बारे में सुना होगा जो कि रिसेंट टाइप के साथ किया जा सकता है, लेकिन तुम वो सब कुछ छोड़ दो, हम तुम्हें एकदम इतना ट्रीट नहीं करेंगे, तुम हमारे राजा बेटा हो क्योंकि हमने तुम्हें चूज किया है, इसलिए ये अब से तुम्हारा घर होगा। और विजय अपने मन के अंदर सोचता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मुझे रिसोर्स दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर बुलंग आगे से कहता है कि बातें होते रहेंगे लेकिन हम लोगों को बिजनेस की बात पहले करनी चाहिए। इस पे जियांग यहाँ पे जियांग को बताता है कि वो लोग यहाँ पे टियानजो ट्रेनिंग कैंप के अंदर उसे साइन अप करवाना चाहते हैं ताकि उन्हें कुछ एक्स्ट्रा रिसोर्स मिल सके, लेकिन उसके अंदर साइन अप करने के लिए कुछ कंडीशन है, यानी कि यहाँ पे प्लेयर का लेवल 20 से ऊपर होना चाहिए। इसीलिए वो लोग यहाँ पे जियांग से पूछते हैं बाबू तुम्हारा लेवल क्या है। जियांग आगे से बताता है 17 है जनाब। इस पे जियांग आगे से हैरान होते हुए कहता है कि पैदा हुए सिर्फ 3 ही दिन हुए और तुम लेवल 17 पे आ गए, यानी कि अवेकन हुए। और वो आगे से चीखते हुए कहते हैं कि बिना किसी शक के तुम डिवाइन टाइप के अवेकनर ही हो, हम तुम्हें पक्का टियानजो कैंप पे भेजने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम तुम्हारी करेंगे खातिरदारी और तुम्हारा लेवल अप कराएंगे। लेकिन अचानक से यहाँ पे इन सभी को एकदम झटके से झटका लगता है क्योंकि ये पैनम लैंडमली आ गया था भाई, यूं ही सट से आ गया। अब ये हंसी खुशी से बात कर रहे थे, जिसके बाद ये सीरियस होकर यहाँ पे जियांग से पूछते हैं कि कुछ दिनों पहले क्या तुम्हारा किसी से पाला भिड़ा था क्या, लड़ाई दंगा हुआ जब तुम लेवल अप कर रहे थे। और ये लोग जियांग को बताते हैं कि कोई अवेकनर है जो कि अपनी डिवाइन सेंस का इस्तेमाल हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कर रहा है और वो तुम्हारे बारे में कुछ ज्यादा फोकस कर रहा है, यानी कि जो झटका लगा वो इन्हें महसूस हो गया था कि कोई इनके ऊपर डिवाइन सेंस का यूज कर रहा है। फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि थर्ड ट्रांसफर रैंक अवेकनर मेरे पीछे पड़ा हुआ है, ये पक्का सौ फैमिली से ही होंगे। इसके बाद यून सौ आगे बढ़ती है और वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करके यहाँ पे एक स्पेसिफिक बैरियर बना देती है जिससे इन लोगों की बातें बाहर नहीं जाएंगी। बेसिकली साउंड प्रूफ था ये। वह जियांग यहाँ पे जियांग से कहता है अगर कुछ हुआ है तो फिर हमें बता दो, खुद को बना रखो, दिक्कत होगी तुम्हें। इस पे जियांग लोगों को बता देता है कि उसने यहाँ
पे कल जिनवो को मार दिया था सौ फैमिली के ग्रैंड दर्शन को, लेकिन उसने पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़े। लेकिन उसे नहीं पता कि उन लोगों को इस बारे में कैसे पता चला। वहाँ पे सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसने यहाँ पे जेन एम्पायर की 100 फैमिली के एक बंदे को मार दिया। और जियांग पहले ही माफी मांग लेता है। ये कहते हैं मुझे पता है कि मैंने तुम लोगों के लिए बहुत बड़ा गड्ढा खोद दिया है परेशानी वाला। जियांग आगे से कहता है कि उनके साथ जो हुआ वो एकदम वर्थ इट था। वो साले थे ही आरामी और उनकी यंग जनरेशन और ज्यादा आग मूत रही थी, एकदम कांधे पे चढ़ के मूत रहे थे वो लोग। तो वो मरे, मुझे वो कोई दुख नहीं है, बस परेशानी यही है कि वो लोग तुम्हारे पीछे भी आ सकते हैं। लेकिन जहाँ तक 100 फैमिली के ह्यूमन स्वान की बात है, वो यहाँ पे पर्सनली कोई एक्शन तो नहीं लेगा। वो पक्का किसी को भेजेगा बदला लेने के लिए। और इन सभी लोगों को यहाँ पे जियांग की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी। वहीं पे जियांग हम लोगों को बताता है कि वो पैदा ही अनाथ हुआ था। उसके पास पड़ोसी तो थे उसका ख्याल रखने के लिए जब वो छोटे थे, लेकिन अब उसे यहाँ पे पहली बार घर जैसा महसूस हो रहा है। वहीं जियांग के ऊपर और भी ज्यादा शक हो रहा था। वो उसे कहते हैं कि युवान सोन भले बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं था, लेकिन इसके बावजूद वो सेकंड ट्रांसफर ऑलरेडी हो चुका था। अब ये सेकंड ट्रांसफर शायद से कोई लेवल होगा, फीस होगा, फक ऑफ, आई डोंट केयर अबाउट इट। और तुम भी यही सोचते होगे। इसलिए वो यहाँ पे जियांग का कॉलर पकड़ के उसे कहते हैं कि तुम बताओ साला मुझे एक 17 लेवल का फर्स्ट ट्रांसफर क्रिएशन लेवल का बंदा कैसे एक बंदे को मार सकता है जिसका लेवल यहाँ पे 30 हो और ऊपर से वो सेकंड ट्रांसफर हो। जियांग आगे से कहता है थम जाइए, मेरी किसी ने मदद की थी। वो लोग पूछते हैं किसने की थी। इस पे जियांग उन लोगों को बताता है कि वो फैमिली की एक बेटी थी जिसका नाम सांडाओ है और उसके पास डिफेंसिव टाइप हिडन टैलेंट था, इसी वजह से हम लोग जिंदा बच सके। इस पे लोग और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये साला कितना लकी है, इसका लू फैमिली के साथ भी लफड़ा है। वो लोग आगे से कहते हैं बुरा नहीं है, भले लू फैमिली यहाँ पे फाइटिंग के लिए ना जाने हो, लेकिन जब भी पैसों की बात आती है अंबानी से वो पीछे नहीं है। साला अंबानी को वो धूल जटा दे। और जी यहाँ पे जियांग से कहता है कि तुम चिंता ना करो, अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है फ्यूचर में तो फिर लू फैमिली तुम्हारी पक्का मदद करेगी। लेकिन जियांग यहाँ पे दोबारा जियांग को पकड़ लेता है ये कहते हुए अगर लोग यहाँ पे डिफेंसिव टाइप थी तो फिर उसने यहाँ पे ज्यादा अटैक पावर नहीं रिलीज की होगी, इसका मतलब तुम्ही ने यहाँ पे सारा काम धाम किया है। इस पे जियांग इन लोगों को बता देता है कि उसके पास यहाँ पे 2 प्रोफेशन है। हिडन प्रोफेशन यहाँ पे पॉइजन टाइप है। बेसिकली उसने मिस्टर डिवोवर को यहाँ पे पॉइजन टाइप बता दिया। तो फिर जियांग ऐसे चिल्लाते हुए कहता है कि इतने सब ऐसे छुपा के बैठे हो भाई, कुछ और भी हो तो बता दो। इसके बाद वो यहाँ पे पॉइजन को छूने की कोशिश करते हैं, लेकिन जियांग मना कर देता है। ये कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही डेंजरस है। बेसिकली जियांग ने अगर यहाँ पे पॉइजन छू लिया तो वो काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पे जियांग के साथ हाथ मिला लेते हैं। ये कहते हुए तुम्हें आइडिया नहीं है कि मेरा डिफेंस कितना हाई है, लेकिन वो जैसे यहाँ पे पॉइजन को छूते हैं तो फिर उनका हाथ आगे से जलने लगता है। और वो जियांग से कहता है कि अंकल मैंने कहा था ना कि ना छुइए मेरा हाथ, ले लिया ना उड़ता तीर गुंडों में, तड़पते बैठिए। अंकल अभी भी नहीं अपनी हार मान रहे। वो आगे से कहते हैं कि मैं गार्ड अप नहीं था। इसके बाद वो पीछे मुड़ के यहाँ पे यून साओ से कहते हैं कि आओ भाई हील करो, काहे लिए तुमको रखा है नौकरी पे। तो फिर वो आगे बढ़ती है और यहाँ पे जियांग के हाथ को हील करने लगती है। और वो साथ में ये भी बताती है कि ये पॉइजन को ज्यादा ही डेंजरस है, काफी ज्यादा पॉइजनस है ये। जियांग से कहता है कि तुम्हारे पास जितनी ज्यादा स्किल्स होंगे उतना ज्यादा मैं खुश होऊंगा। लेकिन जियांग यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहता था। वो यहाँ पे टियांजियो कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेके रिसोर्स हासिल करना चाहता था, लेकिन 100 फैमिली भी इसके अंदर हिस्सा जरूर लोगी और वो लोग यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए वो लोग इस चीज को यहाँ पे कैंसिल करना चाहते थे। तो जियांग सबसे पहले इन लोगों से रिसोर्स पूछता है कि किस टाइप के रिसोर्स वो लोग बांटेंगे, जिसपे अंकल आगे से बताते हैं कि वो बेसिक एसेंस, इक्विपमेंट और कुछ पोशंस होंगे। और अगर तुम यहाँ पे टॉप रैंक हासिल कर लेते हो तो फिर तुम्हें कुछ मिस्टीरियस रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, जैसे कि मिस्टीरियस फ्रूट, सीक्रेट एरम स्क्रोल और भी कुछ कई सारी चीजें। तो फिर जियांग को यही सब कुछ चाहिए था अपनी आर्मी को ट्रेन करने के लिए। अगर उसे यहाँ पे इतने अच्छे रिसोर्स मिल जाते हैं तो फिर उसे बार बार यहाँ पे बिस्टों को मार के उन्हें डिवोर करने की जरूरत नहीं है। इसीलिए वो जियांग से कहता है कि वो इसमें पार्टिसिपेट करेगा क्योंकि उसे खतरे से डरने लगता है और उसे भरोसा है कि वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। इसमें जियांग आगे से कहता है कि उस समय तो मुझे, मैं सोच के बताता हूँ। इसके बाद अगला सीन दोबारा यहाँ पे 100 फैमिली का होता है, जो कि 100 फैमिली का सबसे टैलेंटेड बच्चा था और इसका नाम बीहान है। वो भैया एक स्लैश मारता है तो फिर ये पूरी जमीन को ही बीच से चीर देता है, नदी सहित। और फिर सभी लोग इसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुम सच में 100 फैमिली के सबसे टैलेंटेड बंदे में से एक हो। इसमें बीहान आगे से कहता है कि तेल लगाना बंद करो, ये बताओ कि तुम्हें कुछ इन्वेस्टिगेशन में पता चला। इसमें ये लोग यहाँ पे बीहान को बताते हैं कि उन्हें सिर्फ इतना ही पता चला है कि ये मास्टर का यहाँ पे एक लड़की के साथ कुछ काम बाकी था और उस लड़की के साथ में यहाँ पे एक जियांग नाम का बंदा घूम रहा था। इस पे बीहान आगे से कहता है कि मुझे इतना पता है कि उस लड़की के पास कोई भी कॉम्बैट पावर नहीं है, लेकिन ये नया बंदा कौन है जिसका नाम जियांग है। इस पे वो लोग आगे से बताते हैं कि उसका नाम जियांग है, जिसने हाल ही में यहाँ पे डिवाइन लेवल क्रिएशन टाइप टैलेंट को अवेकन किया है और वो इतनी समय नाइट वॉचर्स के साथ में काम कर रहा है। उन लोगों को यहाँ पे सिर्फ जियांग और लोग के ऊपर हिस्सा के बाकी और कोई भी यहाँ पे सस्पिशियस नहीं है और ना ही कोई एविडेंस मिला है। और उन लोगों ने साथ में यहाँ पे टियांजियाओ कैंप के अंदर भी हिस्सा लिया है। इस पे भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इतना काफी है, इतने शक में वो किसी को भी मार सकते हैं। लेकिन उसे मजेदार बात यहाँ पे जियांग के टैलेंट को लेके हो रही थी कि वो तो बस एक क्रिएशन टाइप है ना, वो क्या ही उखाड़ सकता है और ऊपर से उसने यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर लिया है तो उन्हें मारना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे टियांग को बताता है कि उसने यहाँ पे उसे रजिस्टर तो करवा दिया है, लेकिन इसके बावजूद उसे थोड़ी सी चिंता हो रही है। इसलिए उसने यहाँ पे जियांग के लिए पावरफुल एलायंस को ढूंढा है जो उसके साथ काम करेंगे। मू हान क्यू, जो कि मू फैमिली की लिटिल प्रिंसेस है। और वो जियांग को बताते हैं कि तुम उसके साथ यहाँ पे एक रंजन के अंदर जाओगे लेवल अप करने के लिए और उसके साथ रिलेशनशिप पहले एडवांस कर लोगे ताकि अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत हो उसके बॉडी गार्ड और वो तुम्हारी मदद कर सके। और अंकल जियांग भी यहाँ पे जियांग की फील्डिंग सेट करते हुए कहते हैं मैंने ये सुना है कि वो लड़की एक नंबर की मुंहफट है लेकिन दिल की अच्छी है, अपने हैंडसम बनने का इस्तेमाल करो और उसे फंसा लो, फायदे में रहोगे। इसके बाद मू हान क्यू यहाँ पे आ भी जाती है और वो जियांग को अंकल नहीं बल्कि जियांग के बुलाती है। ये कहते हुए मुझे पता चला कि तुम किसी को लेके आए हो, इसलिए मैंने मना नहीं किया। और वो जियांग से कहती है कि जब कल मैंने तुमसे कोई बंदा मांगा था तब तुमने तो मना कर दिया, तो फिर अचानक से हाँ क्यों कह दिया? इसके खूबसूरत चेहरे की वजह से। फिर उसके पीछे जो अंकल ली थी वो आगे से कहते हैं माफ कर दो भाई, अपनी रेपुटेशन से एकदम अलग ही बात करती है, मुंहफट जो है। फिर जियांग आगे से कहता है कि मैंने कल मना इसलिए कर दिया था क्योंकि मैं तुम्हारे ग्रैंडफादर से गुस्सा था और आज मैंने यहाँ पे अग्री इसलिए किया है क्योंकि कुछ स्पेशल कंडीशन आ चुकी है, तुम्हें अपने साथ यहाँ पे जियांग को भी लेके जाना पड़ेगा।
मिलेगा। जिसपे मुहान क्यू आगे से कहती है कि मैंने यहाँ पे तुम लोगों को पहले 30 लेवल का सीक्रेट रियल स्क्रॉल दिया है ना, तो फिर और ज्यादा मांगे क्यों। इस पे जी आगे से कहता है कि हर किसी को जरूरत पड़ती है और हर कोई मांगता है, क्या तुम मेरे पास नहीं आई हो, यहाँ पे तुम्हें किसी की जरूरत है जिसके पास हाई कॉम्बैट एक्सपीरियंस हो और वो सीक्रेट रियल को काफी इजीली पार कर ले, क्योंकि सीक्रेट रियल का लेवल यहाँ पे लेवल 50 के नीचे का है ही नहीं। तो फिर हान क्यू आगे बढ़ती है और वो जियांग से पूछती है तुम्हारा लेवल क्या है। जियांग आगे से कहता है 17 है मैडम। इस पे मुहान क्यू आगे से कहती है इन्हीं पैरों पे उल्टा भाग जाओ, दिखाई ना देना यहाँ पे, साला लेवल 20 के लोगों को यहाँ पे रोकी कहते हैं, तुम्हारा तो उतना भी नहीं है और ऊपर से तुम तो यहाँ पे क्रिएशन टाइप हो ना, एकदम यूजलेस टैलेंट है। इस पे जीकांग को गुस्सा आ जाता है, वो आगे से हाथा पे उतर पे आते हैं, ये कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई साला, तुमने मुझे अंकल नहीं बोला अंदर घुसने से पहले, अब इसके बाद यहाँ पे जियांग की बेइज्जती कर रही हो। इस पे अंकल ने यहाँ पे जीकांग को रोकते हुए कहते हैं कि संभालो यार खुद को तुम, लेकिन जीकांग नहीं निकला था, वो आगे से कहता है इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साउजन की बेइज्जती करने की, साला उसके पास डिवाइन लेवल टैलेंट है और ऊपर से डुअल प्रोफेशन भी है। इस पे अंकल यहाँ पे जीकांग को रोकते हुए कहते हैं कि तुम रुको यार, पहले तुम मेरी हिस्से की कहानी सुनो। मुहान क्यू को भी यहाँ पे डंप किया गया, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे छोड़ दिया है। भाई तो यहाँ पे गर्लफ्रेंड लिखा है, शायद से ट्रांसलेटर की गलती हो सकती है, माल फूक के ट्रांसलेट कर रहा है वो, बाकी लेस्बियन है तो भी मुझे चलेगी, यू नो दैट व्हाइट काइंड ऑफ मैन आई एम। और वो आगे से कहते हैं वो इतनी समय स्टेबल नहीं है, थोड़ा सा प्यार से उससे बात करो। और हान क्यू का हंडा फोड़ते हैं, वो आगे से कहती है हम लोग बात नहीं करेंगे, मुझे सारी कंडीशंस अगर ही है। इस पे जियांग अपने मन के अंदर सोचता है ये कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई बाय द वे। इसके बाद हमें सीक्रेट रियलम के बारे में बताया जाता है जिसका नाम ब्यूटीफुल विलेज था। ज्यादा से ज्यादा 5 लोग अंदर घुस सकते हैं जिनका लेवल 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। इसकी वजह से 2 ही कंडीशन थी कि विलेज के अंदर जितने भी घूमने वाले मॉन्स्टर उन्हें मार दो, बॉस को मार दो और अल्टर को डिस्ट्रॉय कर दो। इसके बाद सीक्रेट रियलम कंप्लीट बाहर आ जाओ। इसके बाद हम लोग फ्रेंड को देखते हैं जो कि यहाँ पे पार्टी को लीड करने वाला था और वे लोगों को पहले ही बता देता है अगर तुम गलती से अलग हो जाओ और तुम्हारा सामना खतरे से हो जाए तो तुरंत भागते हुए टेलीपोर्टेशन स्टोन के पास चले जाओ और वहीं से कल्टी मार लो। हालांकि सीक्रेट रियलम का लेवल आगे बढ़ेगा ये काफी ज्यादा कम चांसेस है। पिपुल आगे से बताता है कि 30 लेवल का जो सीक्रेट रियलम स्क्रॉल होता है उसकी कीमत 1 बिलियन होती है। वेफेंग इन लोगों को बताता है अगर किसी के साथ कुछ भी हो जाता है तो वो तुरंत यहाँ से सीक्रेट रियलम से बाहर आ जाएंगे बिना किसी दिक्कत के। हम लोग हान क्यू को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग जिनको नूब ही कह रही थी, वो उसे कहती है कि तुम संभल के रहना, किसी को रोते समय पकड़ न लेना। इससे ये लग रहा था कि चन यहाँ पे एक नूब है भाई, किसी मॉन्स्टर को मारा नहीं उसने अभी तक। बहन वो अपने घुटनों के नीचे पूरी इंसेक्ट आर्मी लेके घूमता है वो, और कंधे पे मदर क्वीन बैठा के घूमता है। खैर जियांग ने आज तक कभी भी यहाँ पे सीक्रेट रियलम के अंदर गया नहीं था तो उसके लिए ये पहला एक्सपीरियंस होने वाला था, तो वो कदम फूक फूक के ही रखेगा क्योंकि उसे पहले से यहाँ पे बैड फीलिंग आ रही थी कि साला कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पे। हालांकि जब ये लोग सीक्रेट रियलम में अंदर घुसते हैं तो नाम के मुताबिक एकदम पूरी जगह सुंदर थी। पेंग आगे से कहता है मैं मान ही नहीं सकता कि यहाँ पे कोई मॉन्स्टर भी हो सकता है, तुम सीनरी देखो भी कितनी ब्यूटीफुल है। इसके बाद लोग विलेज की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। वही पे फेंग लोगों को बता रहा था अगर खतरा आता है तो फिर ये अपनी सपोर्टर एबिलिटी का इस्तेमाल करेगी हमें सपोर्ट करने के लिए, वो यहाँ पे टैंक की तरह काम करेगा और बाकी लोग अटैक के लिए। इसके बाद लोग विलेज के अंदर आ जाते हैं तो फिर उनकी मुलाकात एक पत्थर के ऊपर होती है जिसको स्टोन कहा गया है। वही पे फेंग उसे जैसे ही देखता है तो फिर उसे कुछ अजीब सी फीलिंग आती है और वो सभी लोगों से कह देता है कि हर कोई सावधान रहो। वही पे हम लोग यूनसॉ को देखते हैं जो कि तुरंत यहाँ पे अपनी सपोर्टर वाली एबिलिटीज को एक्टिवेट करती है, जिससे यहाँ पे जितने भी लोग थे उन लोगों के एट्रीब्यूट्स बढ़ जाते हैं, एजिलिटी बढ़ जाती है और उनका दिमाग एकदम शांत हो जाता है। बेसिकली जो डर और फियर रहता है वो बिल्कुल भी नहीं था। इसके तुरंत बाद ही विलेज का रंग एकदम से बदल जाता है और वहाँ पे एकदम पोर्टल सा खुलता है। वहीं पे वो स्टोन जिसके ऊपर विलेज का नाम लिखा हुआ था वो इन्हें अपनी तरफ घसीटने लगता है और फिर इन लोगों से कहता है कि भागो, लेकिन इससे पहले ही वो उसे घसीट लेता है। बेसिकली ये पूरी डंजन यहाँ पे म्यूटेंट थी और हम लोगों को बता दिया जाता है कि ब्यूटीफुल रियलम ये ब्यूटीफुल विलेज है यहाँ पे म्यूटेशन के हिसाब से बदल गई है और इस विलेज और डंजन का नाम बदल के यहाँ पे डेड स्पिरिट विलेज कर दिया गया है। डेड स्पिरिट का जो लेवल था वो यहाँ पे नाइटमेयर लेवल था और इसे पास करने की सिर्फ 2 ही कंडीशन थे कि यहाँ पे जितनी भी डेड स्पिरिट्स हैं सभी को खत्म कर दिया जाए विलेज के अंदर और साथ ही में बॉस को मार दिया जाए, क्योंकि ये सभी टेलीपोर्ट हो गए थे इसलिए अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट हुए थे। हम लोग जियांग को देखते हैं जो अलग हुआ था बाकी लोगों से, और जियांग आज तक कभी भी म्यूटेशन का सामना नहीं किया था तो उसके लिए एकदम नई फीलिंग थी। म्यूटेशन एक तरीके से लेवल को एकदम बढ़ा देता है ऑर्डिनरी से नाइटमेयर लेवल और कंडीशन चेंज कर देता है, बस इसको म्यूटेशन कहते हैं। वह जियांग को पता था कि इस नाइटमेयर का लेवल यहाँ पे 30 से ऊपर का ही है तो फिर उसे तुरंत यहाँ पे अपने लोगों को ढूंढना पड़ेगा क्योंकि अकेले घूमना काफी ज्यादा रिस्की हो सकता है। इसके बाद जियांग एक दरवाजा तोड़ता है, अंदर घुसता है तो फिर उसे यहाँ पे एक ताला दिखाई देते हैं और साथ ही में कई सारा सामान भी यहाँ पे पड़ा हुआ था। सॉरी ये कुर्सियां नहीं बेसिकली ताबूत है यानी कि कॉफिन्स जो कि बहुत ही ज्यादा है। और पिक्चर के ऊपर जो दादाजी बने हुए थे एकदम मनमोहक मुस्कुराए जा रहे थे, जैसे कि हवे के किनारे की जमीन उन्होंने नहीं बेची थी और इनके दादा पोता नोता खोता सब इनकी तारीफ करे जा रहे थे कि दादाजी अपना बढ़िया था, ये दादाजी वाज बेस्ट, उन्होंने खेत के किनारे वाली जमीन नहीं बेची, आज तक अमीर है हम लोग, साला पीढ़ी दर पीढ़ी खा रहे हैं उनकी जमीन से। तो फिर अपने मन के अंदर सोचता है कि ये बुढ़ा मुझे देख के मुस्कुरा रहा है या फिर मैं आंखों का धोखा खा रहा हूँ। खैर उन कॉफिन्स के अंदर से नन्स की आत्मा बाहर निकलती है। हाँ भाई ये ननी है, इनका चोखा बता रहा है। खैर ये डेड स्पिरिट थे जिनका लेवल यहाँ पे 30 था। इनके पास क्रोसिस स्किल है, स्लैश और करप्शन है यानी कि ये किसी को भी करप्ट कर सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात की ये फिजिकल अटैक से पूरी तरीके से इम्यून है यानी कि फिजिकल अटैक इनके ऊपर काम नहीं आने वाले हैं। इस पे जियांग काफी ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि पॉइजन एक तरीके का फिजिकल अटैक ही होता है, लेकिन जब वो यहाँ पे अपने पॉइजन को रिलीज करता है तो नन्स के ऊपर उसका कोई भी असर नहीं होता है, इसलिए जियांग अपनी बुंड बजाते हुए वहां से भागने लगता है। ये सोचते हुए कि पॉइजन भी एक फिजिकल अटैक है, वो यहाँ पे इनके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 9 के लिए बात अलग हो सकती है, जिसके बाद वो 9 को बाहर बुलाता है तो उसकी जीभ लड़खड़ा देती है, आगे से कहती है खाना। फिर जियांग उसे पूछता है तुम सच में इन्हें खाना चाहती हो ना, ये लाशें हैं बाबू, और ऊपर से तुम्हारा खाना के फिजिकल अटैक नहीं समझा जाएगा। लेकिन 9 को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए हर एक खाना टेस्टी है, बस वो ब्रेड नहीं होनी चाहिए। जियांग उसे कहता है जाओ जाओ खाओ खाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस अगर निगल ना पाओ तो खुद को फोर्स ना करना। स्पिनाइन कहती है ठीक है, जिसके बाद वो इन स्पिरिट्स के ऊपर अटैक कर देती है, कहते हुए ये तो खाना है। इसके बाद वो इनके ऊपर अटैक करती है और इन्हें भाई गुलाब जामुन की तरह लपेटे जा रही थी वो, और एकदम मीठा सा मुंह बनाते हुए कहती है टेस्टी है। जियांग कैसे कहता है कि मैं अपने कंधों पे ब्लैक होल लेके घूमता हूँ, ये कुछ भी निकल लेती है भाई, ये सारा फिजिकल अटैक इनके ऊपर कुछ काम नहीं आ रहा है,
स्किल काम नहीं आ रही, ये इन्हें लपेटे जा रही है गुलाब जामुन समझ के। लेकिन जियांग के लिए सौदा फायदेमंद था क्योंकि वो इन्हें खा के अपनी डिवोरिंग वैल्यू कंप्लीट कर सकती थी न्यू प्रोडक्शन के लिए। इसलिए जियांग अपने बाकी बच्चों को भी बाहर निकालता है, ये कहते हुए बच्चों पार्टी है, जाओ और जाके मदर के साथ खाओ पियो। इस पे वो सभी कीड़े बाहर निकलते हैं और आसपास के जितने भी नर्स थे उनके ऊपर अटैक करके उन्हें खाने लगते हैं। तो फिर जियांग ने घर के अंदर से जितनी भी स्पिरिट निकली थी उन सभी को मार दिया था। बाकी में इसके स्टार्ट नहीं बताने वाला, यूजलेस होता है वो। इसके बाद वो यहाँ पे दादाजी की तरफ देखता है, ये कहते हैं कि चलो अब यहाँ पे फोटो को थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। तो फिर दादाजी की मंद मोहक मुस्कान अब निराशा में बदल गई थी, जैसे कि अब सारा खानदान गाली दे रहा हो कि बुढ़े ने साले ने जमीन बेच दी थी, अभी हम लोग अमीर होते। इस सामाजिक उन्होंने ताना न देता कि साला वो विदेश में जाके नौकरी कर रहा है, अगर बुढ़ों ने जमीन न बेची होती आज हम भी अमीर होते। जियांग उसे कहता है, दादाजी आप मुस्कुरा कहे नहीं रहे हो, अभी तो मंद मोहक मुस्कुरा रहे थे, लेकिन हम लोग नाइन को देखते हैं और उसे पोर्ट्रेट भी खाना था। वो आगे से कहती है ये भी टेस्टी है। फिर जियांग पोर्ट्रेट की तरफ इशारा करते हुए कहता है, क्या तुम सच में इसे खा सकती हो? सच में खा सकती हो ना? हम लोग दादाजी को देखते हैं और उनकी फटती हुए इसके अगले ही पल में वो पेंटिंग ब्लास्ट कर जाती है और लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि अभी यहाँ पे क्या हुआ। नोटिफिकेशन इन्हें समझाता है कि तुमने दादाजी को यहाँ पे इतना ज्यादा घबरा दिया कि वो सारा डर के मर गए हैं। दादाजी की फटके चारोगे कि उन्हें खा के भी कोई मार सकता है। बाय द वे दादाजी नेक्रोमेंसर गार्ड थे, यानी कि ये स्पिरिट निकालने वाला काम उन्हीं का ही था, तभी वो मंदमोहक मुस्कुरा रहे थे। हालांकि ये दोनों काफी ज्यादा हैरान थे कि ऐसे भी कोई मरता है क्या। इसके बाद हम लोग फेंग वाली साइड को देखते हैं और इनके ऊपर फिजिकल अटैक दे मारे भाई, डंडा हाथ जो आ रहा है गड़म गड़म मारे हैं, लेकिन नन को कुछ भी नहीं हो रहा था। नन भी लाइक वी आर इम्यून बेटा, कुछ खतरनाक ट्राई करो। अभी फेंग को यहाँ पे बाकी लोगों की चिंता हो रही थी, खासकर चन की, सॉरी जियांग की। वो तो बेचारा 20 लेवल पे भी नहीं है, पता नहीं उसके साथ क्या हो रखा। इनके ऊपर तो फिजिकल अटैक काम ही नहीं कर रहा। हालांकि उसी टाइम पे लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि उनके टीममेट ने यहाँ पे कई सारे डेड स्पिरिट को मार दिया और साथ ही में नेक्रोमेंसर गार्ड को भी। इससे इन लोगों को यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट मिल रहे थे। अभी फेंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि म्यूटेटेड डंजन के अंदर कौन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है जो घुसते हैं यहाँ पे इतने सभी मॉन्स्टर को अकेले मार गिरा दे। और उसे जियांग के ऊपर तो शक भी नहीं था कि ये कुछ कर भी सकता है, वो इसे एकदम लो कैटेगरी में डाला था कि ये सिर्फ मार खाएगा। बाकी उसे यहाँ पे सिर्फ हानगुई के ऊपर यकीन हो रहा था क्योंकि वह इतनी स्ट्रॉन्ग है जो कि यहाँ पे इतने सभी लोगों को मार सकती है। तो बाकी के अंदर इतना दम नहीं है क्योंकि वो लोग यहाँ पे इतने सभी मॉन्स्टर को मार दे जिनके पास फिजिकल इम्यूनिटी है। इसलिए वो जियांग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम डटे रहो, हम तुम्हें बचा लेंगे। लेकिन हम लोग हानगुई को देखते हैं और इसके हालात कुछ ज्यादा ही गंभीर थे, सबको इसे बुली कर रहा था। ये अपनी जान बचाते हुए कहती है कि मैं यहाँ पे नहीं मर सकती, उसके पास हिडन प्रोफेशन है और ये टीएनजीओ कैंप के अंदर हिस्सा लेना चाहती है अपनी फैमिली को थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए। वहीं हानगुई के अंदर जरा सी भी जान नहीं बची हुई थी, ना ही एनर्जी बची और न ही वो यहाँ से भाग सकती है। तो उसे बस यही लग रहा था कि वो यहीं पे ही मारी जाएगी। लेकिन तभी उसे दिखाई देता है कि जो डेड स्पिरिट है वो अपनी जान बचाते हुए भाग रहे उल्टे डायरेक्शन में। हानगुई अपने मन के अंदर सोचती है कि ये कहाँ भाग रही है, ये तो हमारे पीछे बढ़ती है। और तभी उसकी नजर उसी साइड से निकलते हुए औरा की तरफ पड़ता है जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। इसके बाद वो यहीं पे ही गिर जाती है सोचते हुए कि वो औरा वाला उसे पक्का बचा लेगा, जिसके बाद वो गुहार लगाते हुए कहती है बचा लो। और तभी साइड से जियांग बाहर निकलता है जिसको देख के हानगुई हैरान हो जाती है कि ये इतना सही सलामत कैसे है, साला ये इतना चिकना कैसे है, अभी तक इसके ऊपर चोट के निशान क्यों नहीं है। खैर इसके बाद वो जियांग की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि मेरी मदद करो भाई। तो जियांग उसका हाथ पकड़ता है, ये कहते हुए जल्दी भागो यार यहाँ से, रास्ता ना बंद करो। इसके बाद वो उसे पकड़ के साइड में फेंक देता है, ये कहते हुए जाओ भाग जाओ, बचा लिया मैंने तुम्हें। इसके बाद वो जियांग जिन की तरफ मुड़ते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे बिहेव कर सकती हो, लड़की हूं मैं। लेकिन तब उसकी नजर यहाँ पे जियांग जिन के ऊपर पड़ती है जो कि यहाँ पे कीड़ों का इस्तेमाल करते हुए नन्स को एकदम खा ही जा रहा था। रेड स्पिरिट कहती है कि साला हमें तो बख्श दो यार, लेकिन जियांग चन उन्हें बच सकता और उन्हें वैल्यू के अंदर चेंज कर देता है। फिर हानगुई को यकीन नहीं होता है कि ये क्रिएशन टाइप ड्रेस दो घोड़ी का बंदा जिसके पास डुअल क्लास है वो इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। फिर हानगुई को तभी महसूस होता है कि उसका दिल घोड़े की रफ्तार से धड़क रहा है और वो आगे से कहती है कि ये पॉइजन की वजह से हो रहा है। इसके अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं जिन्होंने एक दूसरे को ढूंढ लिया था। अभी नहीं यहाँ पे सिर्फ हानगुई और जियांग जन को ढूंढना था और उनकी इन्हें चिंता भी हो रही थी कहीं वो दोनों घायल न हो। उसी टाइम पे उन लोगों से कहती है उस तरफ देखो, तो फिर इन्हें यहाँ पे बैटल के निशान दिखाई देते हैं और ये लोग उसी दिशा में आगे बढ़ने लगते हैं। तो फिर इनकी मुलाकात यहाँ पे जियांग चन और हानगुई से हो जाती है जो एकदम चिपक के बैठे हुए थे और हानगुई यहाँ पे जियांग के कंधे दबा रही थी। ये लोग आपस में बात करते हुए कहते हैं ये कुत्ते बिल्ली एक साथ कब से खेलने लगे, ये तो अभी जियांग जिन को गाली भरी दे रही थी, अब यहाँ पे उसके कंधे क्यों दबा रही है। इसमें लोग हथियार निकाल लेते हैं, ये कहते हैं ये पक्का साले एकदम नकली आदमी है, क्लोन है ये। लेकिन जियांग इन्हें रोकता है, ये कहते हैं कि हम लोग असली ही हैं, बॉस को हराने के लिए हमें बैकयार्ड में जाना पड़ेगा जिसके बाद हम लोग डंजन से बाहर जा सकते हैं। लेकिन ये लोग कहते हैं वो सब भाड़ में, पहले हमारे सवालों की जवाब दो, असली जियांग जन कहाँ पे है। तो इस बार हानगुई आगे बढ़ती है जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो आगे से कहती है कि तुम लोग कुछ भी नहीं करोगे, जियांग को करने से पहले तुम्हें मेरे ऊपर से गुजरना पड़ेगा, मेरी लाश के ऊपर से जाना पड़ेगा। तो फिर जियांग आगे बढ़ता है खुद को बचाने के लिए, कहीं उसकी फील्डिंग सेट ना हो जाए। वो आगे से कहता है कि तुम लोग गलत सोच रहे हो, मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं इसलिए जियांग चलूँ, बस थोड़ा सा हैंडसम हो तो लौंडिया मेरे ऊपर फिदा हो जाती है। इन लोगों को अभी भी यकीन नहीं होता है। तो फिर जियांग यहाँ पे इन लोगों को इनकी खासियत के बारे में बताता है और वो टैंग जिन के बारे में बताते हुए कहता है कि वो सबसे बेस्ट कुक है और बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है। इस पे इन लोगों को यकीन हो जाता है कि ये अपना ही जियांग चन है और वो लोग उसे पूछते हैं तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी। इस पे जियांग आगे से चिल्लाते हुए कहता है जिंदा हूँ भाई, कहा है तुम मक्खनबाजी कर रहे हो, सही सलामत तुम, और क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन ये भी चिंता दिखाया जा रहा है। तो फिर जियांग आगे से चिल्लाते हुए कहता है बॉस को मार के बाहर निकलना है या नहीं यार, चलो दिमाग खराब कर रखा है। ये लोग आगे से कहते हैं हाँ। इसके बाद जियांग पिछवाड़े का दरवाजा तोड़ के अंदर घुसता है एकदम दया के तरीके और इनकी मुलाकात यहाँ पे फाइनल बॉस से होती है जो कि स्पिरिट लीडर था और इसका लेवल 40 था। फिर आगे से कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है, हर को एकदम सतर्क रहो और साओ चन यानी कि जियांग को बचाने की कोशिश करो। फिर युनसाओ से कहता है कि अपनी सपोर्ट एबिलिटी का इस्तेमाल करो, हर किसी को यहाँ पे बफ दो। इसके बाद ये लोग यहाँ पे अटैक करने के लिए तैयारी कर रहे थे। उसी टाइम पे स्पिरिट किंग आगे बढ़ता है जो कि अपने घुटने यहाँ पे टेक देता है, जिसमें किसी को कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हुआ। उसी टाइम पे जियांग आगे से अपने इंसेक्ट को रिलीज करता है और नाइन से कहता है जाओ और जाके उसे खा लो। फिर जियांग ने सबसे पहले पॉइजन का इस्तेमाल किया था जो कि एक तरीके से पर्दे का काम कर रहा है यहाँ पे नाइन के लिए, और नाइन जल्दी से बाहर निकलते स्पिरिट किंग को ही खा लेती है और जिसके बाद ये लोग बड़ी आसानी के साथ बॉस को मार देते हैं और सीक्रेट रियलम को कंप्लीट कर लेते हैं। और फिर सभी लोग
लोग हैरान हो जाते हैं कि जियांगचन ने बस एक हिट के अंदर यहाँ पे बॉस को हरा दिया। तो सभी लोग आगे से कहते हैं कि तू गद्दारी तो नहीं कर रहा है ना। इस पे जियांग आगे से कहता है कि वो बस लकी था, उसका पॉइजन यहाँ पे स्पीड के खिलाफ कुछ ज्यादा इफेक्टिव था बस। इसके बाद इन लोगों को जो रिवॉर्ड मिलते हैं वो तो मिलते हैं, लेकिन इन्हें स्पेशल आइटम भी दिया जाता है जिसका नाम मेडल ऑफ द डेड था। अभी एक बार किसी फाइटल अटैक को यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लेगा इससे ये लोग मरेंगे नहीं, बस इतना ही था और कुछ नहीं। तो फिर सभी ये सब आइटम देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें पूरा यकीन था कि जियांगचन ने यहाँ पे इन लोगों को कैरी किया है, यानी कि उसके बलबूते पे ही ये लोग इस डंजन को कंप्लीट कर पाए हैं। इसीलिए ये लोग यहाँ पे अपने सर झुका के जियांगचन को शुक्रिया कहते हैं। और फिर जियांग ने जो भी स्पीड मारे थे तो फिर उसे अलग अलग ड्रॉप आइटम में मिले तो जो काफी ज्यादा अच्छे थे। उनमें से डार्क डांस क्लॉक उसे पसंद आता है तो वो रख लेता है अपने पास और बाकी आइटम्स को वो बेच देगा ताकि वो अपने कीड़े बच्चों के लिए कुछ एसेंस खरीद सके ताकि वो और ज्यादा इवॉल्व हो जाए। वहीं पे उसको डंजन के अंदर से जो यहाँ पे डिवॉल्विंग वैल्यू मिली थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी। थोड़ा बहुत ब्लड एसेंस पिलाने के बाद यहाँ पे 9 दोबारा बच्चों को पैदा करने के लिए रेडी हो जाएगी। इसके बाद उसके पास एक नई स्वॉम्ब आर्मी भी आ जाएगी। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जहाँ पे ये सभी लोग यहाँ पे जियांग को बताते हैं कि जियांग ने ही अकेले उस डंजन को कंप्लीट किया है, वो लोग तो बस उसके साथ में थे। तो जियांग बाकी लोगों से कहता है कि तुम लोग जा सकते हो लेकिन जियांग यहीं पे ही रुकेगा और उनके जाने के बाद जियांग से कहता है कि मुझे सच बताओ, क्या तुम्हें समझ लगता है कि मैं यहाँ पे यकीन कर लूंगा कि तुम्हारे पॉइजन यहाँ पे डेड स्पिरिट्स के ऊपर काम कर सकता है। वो बच्चे हैं उन्हें शायद इस बात के ऊपर यकीन हो जाए लेकिन मुझे नहीं, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। इसके बाद वो सीरियस होकर जियांग से कहते हैं कि मुझे बताओ कि तुम क्या क्या छुपा रहे हो। फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसे यहाँ पे सच में जियांग को बताना पड़ेगा कि उसके पास यहाँ पे 9 मियास्मा विंग है। एक लोग पहले किताब में बहुत ज्यादा कैलेमिटी लाए थे, क्या वो लोग सच में ये जानने के बाद कि उसके पास यहाँ पे 9 मियास्मा कैलेमिटी है वो लोग उसे जाने भी देंगे। फिर जियांग को घूरे ही जा रहा था कि वो अभी इसकी आंखें निकाल लेगा, लेकिन बाद में मजा करते हुए कहता है कि तुम्हारी भी फट जाती है, मुझे तो लगा कि तुम्हारी नहीं फटेगी। और वो आगे से कहता है कि सीक्रेट इलम के अंदर वो जो भी हुआ वो तुम्हारी बहादुरी थी, ज्यादा टेंशन न लो। इस पे जियांग आगे से कहता है कि मैं तो हक दिया था, अच्छा वो आप सही समय पर रुक गए, नहीं तो पैंट गीली हो जाती। फिर जियांग बैठ जाता है और वो जियांग को बताता है कि ये सब कुछ उसे डराने के लिए नहीं था, वो बस यहाँ पे उसे फोर्स नहीं करना चाहता है उसके ट्रम्प कार्ड को रिवील करने के लिए। जितना ज्यादा उसके पास ट्रम्प कार्ड होंगे उतना ज्यादा वो खुश होगा क्योंकि नाइट वॉचर्स का सारा जिम्मा उसी के कंधों के ऊपर जो आने वाला है। इसमें जियांग आगे से कहता है कि आप चिंता न करिए, मैं बड़ा होकर आपको कम से कम यहाँ पे एपिक लेवल का एक इक्विपमेंट सेट तो दे ही सकता हूँ। जियांग आगे से कहता है कि बेटा थोड़ा सा और कमा लो, वो बहुत ज्यादा महंगा आता है। लेकिन जियांग आगे से कहता है कि हाँ मैं कमा सकता हूँ। जियांग यहाँ पे जियांग से कहता है ये अच्छी बात है कि उसके पास कई सारे ट्रम्प कार्ड है लेकिन वो यहाँ पे कुछ उसे दिखाना चाहता है। इसके बाद वो अपनी स्टोरेज से यहाँ पे 3 बॉडीज बाहर निकालता है और वो जियांग को बताता है कि ये सभी यहाँ पे कम से कम 60 और इनमें से 2 90 लेवल के थे। मैं हैंडल नहीं कर सकता, मैं तो बस एक कॉप्स कलेक्टर हूँ बस और कुछ भी नहीं। जियांग आगे से कहता है ये मत कहिएगा कि ये मुझे मारने के लिए आए थे। जियांग आगे से कहता है नशा कम करो, ये हान क्यू को मारने के लिए आए थे लेकिन समय रहते उसके गार्डियन ने निपटा दिया। जियांग आगे से पूछता है लेकिन वो लोग यहाँ पे मोहान क्यू को क्यों नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। जिसपे जियांग आगे से कहता है कि इसे देखो, ये डाजिया जीनियस हंटिंग लिस्ट थी जिसके अंदर कई सारे जीनियस के नाम लिखे हुए हैं जिन्हें मारने पे रिवॉर्ड मिलेगा। अब इसके अंदर जो भी नाम लिखे हुए आगे कैरेक्टर हमें मिलेंगे, इसलिए बताने के बारे में जरूरत नहीं है, बस इनकी रिवॉर्ड ज्यादा हाई थे और इनके अंदर 100 फैमिली के लोंडे का भी नाम था, बी हान का भी। जियांग आगे से पूछता है लेकिन इसके अंदर 100 फैमिली क्यों है। जिसपे जियांग आगे से बताता है ये सभी तुम्हारी जनरेशन के टॉप टायर जीनियसेस हैं और उनमें से 100 बिहान भी है। ये सभी यहाँ पे टियानजियो कैंप के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं और 8 मेजर जोन के अंदर जाएंगे और तुम यहाँ पे बिहान के साथ जियांगन जोन के अंदर जाओगे। इसके बाद जियांग यहाँ पे जियांग को कई सारे जीनियसेस के बारे में बताता है जैसे कि 7th ट्रांसफर सील किंग, इसके बाद 8th ट्रांसफर जेन एम्पायर और साथ ही में 9th टायर वुडी और इसी तरीके से और भी कई सारे 100 डाजिया रीजन के जीनियसेस जो कि सील किंग के डिसेंडेंट माने जाते हैं और उन्हीं में से 12वीं सील किंग के डिसेंडेंट यहाँ पे हान कुई है जिसकी रैंक इतने समय 77 है। इसलिए यहाँ पे ऐसे कई सारे मास्टर्स हैं जो कि यहाँ पे उसे असैसिनेट करवाना चाहते हैं ताकि वो उसकी पोजीशन को हासिल कर सके, लेकिन उसका जो गार्डियन है वो सभी उसी के हाथों मारे जाते हैं। वहीं पे हान कुई को मारने के बदले में यहाँ पे एक जुआन लेवल का रिवॉर्ड मिलेगा और वो जियांग से कहते हैं कि अब तुम सोचो अगर सील कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ हो सकती है तो फिर जेन एम्पायर और 100 फैमिली की स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा होगी। इसमें जियांग को समझ में आ जाता है कि जियांग बस यही चाहता है कि जियांग यहाँ पे कंपटीशन के दौरान में फालतू की अटेंशन अपनी तरफ न खींचने तो उसके भी बहुत बुरे तरीके से लग सकते हैं। जियांग उसे यही कहता है कि जितना ज्यादा तुम्हारे पास पोटेंशियल होगा उतना ही ज्यादा खतरा तुम अपनी तरफ अट्रैक्ट करोगे, इसलिए बेफालतू में अपनी पावर को एक्सपोज न करना जब तक जरूरी न हो। बाकी जीनियस के पास पावरफुल फोर्स होती है जो उन्हें प्रोटेक्ट करती है। तुम्हारे पास भले ही मैं हूँ लेकिन मैं इतना ज्यादा स्किल्ड और ट्रांसफर पावरफुल नहीं हूँ जो तुम्हारे लिए हर एक खतरे को रोक सकूं। जियांग आगे से कहता है कि वो ये सभी चीजें याद रखेगा और उसे समझ में आ जाता है कि जियांग उसकी सच में चिंता करता है और उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। फिर जियांग ने सीक्रेट इलम के अंदर जो परफॉर्मेंस दिखाई तो फिर उसकी रेपुटेशन और रैंकिंग यहाँ पे सच में मोहान कुई से ऊपर हो ही जाएगी। इसके बाद जियांग यहाँ पे जियांग से पूछता है कि तुमने उसके साथ अंदर क्या किया, वो इतनी जल्दी तो तुम्हारे लिए पिघलेगी नहीं। जियांग समझ आता है कि उसकी फील्डिंग दोबारा सेट की जा रही है इसलिए वो तुरंत यहाँ से खिसक लेता है, ये कहते हैं अलविदा। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जिसके पास यहाँ पे 33 थर्ड रैंक के ब्लड एसेंस थे, वहीं पे 14 4th रैंक के ब्लड एसेंस थे। फिर जियांग ने सारे इक्विपमेंट बेच के ये सारा माल इकट्ठा किया ताकि वो अपनी स्वॉम्ब आर्मी को यहाँ पे और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। फिर जियांग थर्ड रैंक के एसेंस को यहाँ पे अपने बच्चों को पिला देता है, यानी कि इंसेक्ट को, वो भी अपने हाथ के ऊपर डाल के क्योंकि वो उसकी स्पेस पॉकेट से जुड़ा हुआ है और वो उन्हें खाना खिलाते हुए कहता है बच्चों देखो तुम्हारे फादर तुम्हारे लिए क्या कर रहे हैं। उसी टाइम पे लिटिल नाइट बाहर निकलती है जो कि जियांग से कहती है कि वो भी एसेंस यहाँ पे खाना चाहती है। जियांग उसे कहता है नहीं ये तुम्हारे नेक्स्ट रिप्रोडक्शन के लिए है, लेकिन वो आगे से टसुए बहाने लगती है और जियांग के माथे के साथ साथ उसकी सोल भी खाने लगती है, कहते हुए खाने दो खाने दो खाने दो। इस पे जियांग उसे छोड़ देता है कहते हुए जाओ ठोस लो। जिसके बाद वो तेजी के साथ आगे बढ़ती है और एसेंस के ऊपर से डब्बा हटा के उन्हें पीने लगती है। वो जैसे जैसे एसेंस को पीते जा रही थी तो फिर उसका लेवल भी बढ़ते जा रहा था। इसके बाद जियांग आगे से 4th रैंक के ब्लड एसेंस का भी इस्तेमाल करता है और इसका लेवल यहाँ पे किसी 90 लेवल के एक पावरफुल अवेकनर के बराबर का होता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो ऑफ स्प्रिंग थे यानी कि बच्चे थे उनका भी रिप्रोडक्शन शुरू हो जाता है और वहाँ पे जितने भी बच्चे देंगे वो कम से कम 40 से 60 के आसपास पे रहेंगे। तो फिर जियांग की
एबिलिटी की वजह से इनका रिप्रोडक्शन एबिलिटी और स्पीड दोनों बढ़ जाती है और कुछ ही देर के अंदर ये सभी मिलकर यहाँ पे 1 लाख बच्चों के आसपास नए बच्चे पैदा कर देते हैं। ये मुझे बहुत अजीब लग रहा है, बच्चे पैदा कर सकते हैं कहते कहते, लेकिन उसी टाइम में जो इंसेक्ट बच्चे थे वो सभी तुरंत ही वहां से बाहर निकलने लगते हैं और वो सभी जियांग के घर के अंदर फैलने लगते हैं। जियांग उन्हें कंट्रोल करते हुए कहता है कि ये मेरा घर है भाई, इसके अंदर न रहो। इसके बाद वो दोबारा अपने हाथों के अंदर उन्हें वापस बुला लेता है, कहते हैं कि वापस आओ और बाहर न निकलना जब तक मैं ना बोलूं। लेकिन तब तक वो आधे से ज्यादा घर खा चुके थे। जियांग ऐसे कहता है इन पे ध्यान न दो तो ये पूरा घर ही निकल जाएंगे। इसके बाद वो नाइन से कहता है कि तुम कठोर रहना चाहते हो, चुपचाप इन्हें मैनेज करने में मेरी मदद करो, नहीं तो ये घर ही नहीं रहेगा, हम लोग बाहर रहेंगे। जियांग इन सभी चीजों का स्टैट्स देखता है तो सब एकदम परफेक्ट था। अब उसे बस यहाँ पे कंपटीशन का इंतजार था। कंपटीशन के बाद में उसका लेवल 30 हो जाएगा, जिसके बाद वो अपने सेकंड ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाएगा। और जब वो यहाँ पे अपने सेकंड ट्रांसफर को कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसके पास एक नई इंसेक्ट मदर आ जाएगी। जिसके बाद हम लोग टैंगजिन को देखते हैं जो कि यहाँ पे जियांग से कहती है कि तुम चाहते हो कि तुम्हारा टीचर द हेवनली ब्लीडिंग यहाँ पे आके मदद करे। और वो जियांग से कहती है कि तुम सच में चाहते हो कि जैसा कोई कायर यहाँ पे साउचन के लिए बाहर आए। इस पे जियांग आगे से कहता है कि जियांग का पक्का यहाँ पे पाला साउ फैमिली के किसी बच्चे से हो ही जाएगा। और इससे ज्यादा सीरियस मैटर यहाँ पे साउचन की एबिलिटीज है। मुझे लगता है कि उसका पॉइजन टाइप यहाँ पे टाबू है, जो मुझे और भी ज्यादा चिंता में डाल देता है। जिसपे टैंगजिन भी आगे से ये कहती है कि झूठ न बोलो, ऐसी टाबू चीज यहाँ पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं होनी चाहिए। 600 साल पहले जो हुआ था वो काफी ज्यादा खतरनाक था। एक फॉरबिडन ऑक्यूपेशन की वजह से डाजिया एकेडमी के अंदर जितनी ज्यादा मौतें हुए थे आज तक कभी भी नहीं हुई। अगर जियांग के पास अगर कोई फॉरबिडन प्रोफेशन होता तो फिर ये सबसे पहले ही पता चल जाता उसके फर्स्ट अवेकनिंग में ही। वो बस थोड़ा बहुत पैरानॉइड हो रहा है। पैरानॉइड का मतलब यहाँ पे गलत फीलिंग होता है। जैसे कि इस समय जियांग को यकीन हो रहा है कि जियांग के पास कोई टाबू फॉर्मेशन हो सकता है। ये यकीन काफी ज्यादा हाई है, लेकिन हाई चांसेस है कि ये गलत भी हो सकता है। दैट्स कॉल्ड पैरानॉइड। इसमें जियांग भी आगे से ये कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि मैं सिर्फ पैरानॉइड ही हूँ, क्योंकि अगर ये सच हुआ तो बहुत ज्यादा मुसीबत हो जाएगी। इसके बाद हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि जंगलों के बीच से होते हुए पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा था। उसी टाइम पे कोई ऊपर से आवाज लगा के कहता है कि भाईजान मेरी मदद कर दीजिए, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। जियांग ऊपर देखता है तो फिर उसे एक बुड्ढा दिखाई देता है जो कि पेड़ पे चढ़ा हुआ था। जियांग उसे कहता है कि चढ़े कहाँ है फिर जब नीचे उतरना नहीं आता। इसके बाद वो अपने यहाँ पे जड़ों का इस्तेमाल करते हुए बुड्ढे को पकड़ता है और नीचे ले आता है। इस पे बुड्ढा आगे से बताता है कि वो यहाँ पे चिड़िया के घोंसले को देखने के लिए गया हुआ था ताकि अंडे खा ले। जब तक वो ऊपर नहीं पहुंचा तब तक उसे पता ही नहीं चला कि वो कितना ज्यादा ऊपर आ गया। वहीं पे वो बड़ो जियांग से कहते हैं कि तुमने मेरी मदद की है तो फिर क्या कोई तरीका है जिससे मैं तुम्हें रिपे कर सकूं। जियांग उसे बस इतना पूछता है तुम मुझे बस बता दो कि यहाँ से टियांजियो कैंप का रास्ता क्या है। जिस पे बड़ो उसे कहता है कि तुम मेरे साथ उस तरफ चलो, मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। फिर जियांग उसे पूछता है अगर तुम अवेकन हो तो फिर तुम यहाँ पे अपनी शॉर्ट इन्वेंट्री का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो अपनी शॉर्ट वहाँ पे रखने के लिए। जिस पे बड़ो आगे से बताते हैं कि वो अवेकन नहीं है, उन्होंने कभी भी अपनी शॉर्ट को यहाँ पे ट्रेन नहीं किया, वो सिर्फ शॉर्ट ट्रेनिंग ही करते हैं। जब उन्होंने यहाँ पे अपने टैलेंट को अवेकन नहीं किया था तब वो एकदम निराश होकर जंगलों के अंदर भाग गए थे और लगातार 10 सालों तक वहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे। कहता कि उनके पास इतने भी पैसा नहीं थे कि वो यहाँ पे सिटी के अंदर रहने के लिए कमरा भी बुक कर सके। इसके बाद वो सीधा पहाड़ों पे चले गए और वहीं पे ही मरने का प्लान बना लिया था। लेकिन तभी उनकी नजर एक शॉर्ट के ऊपर पड़ी जो कि पुराने हंटर ने छोड़ दी थी और तब से उन्होंने फैसला कर लिया कि वो जंगलों के अंदर रह के यहाँ पे शॉर्ट मास्टरशिप को प्रैक्टिस करेंगे। और उन्होंने यहाँ पे 50 साल लगा दिए जब तक वो पूरी तरीके से शॉर्ट मास्टरशिप को मास्टर नहीं कर लिए। और वो जियांग से कहते हैं कि मैंने सिर्फ एक ही मूव सीखा है, चाहो तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। लेकिन जियांग मना कर देता है, साले हरामी, एनिमे और मानवा के अंदर जब भी कोई बुढ़ा तुझे कुछ सिखाए तो हाँ कह लो बिना आंख बंद करके। लेकिन जियांग मना कर देता है तो बुढ़ा उसे कहता है ठीक है फिर मैं चला अपने रास्ते, तुम चले अपने रास्ते। और फिर जियांग बातों बातों में ही यहाँ पे टियांजियो कैंप तक पहुंच चुका था। लेकिन जब वो बुढ़े की तरफ देखता है तो बुढ़ा वहाँ से गायब हो चुका था। इसके बाद अगला सीन टियांजियो कैंप का होता है जहाँ पे सभी लोगों को उनकी रजिस्ट्री करवाई जा रही थी और आइडेंटिटी टोकन दिया जा रहा था, जिसके बाद वो लोग अंदर जा सकते हैं। जियांग जल्दी से अपना सब कुछ कराता है और तुरंत अंदर की तरफ बढ़ी रहा था कि उससे पहले यहाँ पे लो और मोहान खुई आ जाते हैं जो कि फिदा ही थे जियांग के ऊपर। चेहरों से ही पता चल रहा है। और फिर जियांग को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं थी, ये दोनों लड़कियां आपस में ही लड़ी जा रही थी कि ये मेरा क्रश है, ये मेरा मास्टर है, तुम भाग जाओ तुम भाग जाओ। फिर ये दोनों जियांग के बारे में इतना जानते थे कि जियांग अपने बारे में नहीं जानता था। जियांग मन के अंदर सोचता है कि ये मेरे बारे में इतना जानती है कि साला मुझे नहीं पता है। हम लोग नाइन को देखते हैं, उनसे तरबूज से मतलब है, बस वो बस लड़ाई देख के एंजॉय कर रहे हैं अपना तरबूज, ये भाड़ में जाए। इसके बाद मोहन की आगे बढ़ती है और वो सीधा जियांग से चिपक ही जाती है, ये कहते हुए कि ये पहले ही मेरा हो चुका है। इस पे लो उससे कहती है ऐसा कैसे, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इस पे वो शर्माते हुए बताती है कि जियांग ने पहले उसका दिल हिला दिया है। तो लो उसे कहती है ठीक है अब से हम दोनों दोस्त हैं और लव राइवल हैं, हम एक दूसरे को एनिमी समझेंगे सिर्फ प्यार के मामले में, बाकी हम दोनों दोस्त हैं। जियांग अपने मन के अंदर सोचता है ये क्या हुआ। और वो आगे से कहता है लड़कियों की सोच और सीतारमन ताए की फाइनेंस गाइडेंस आज तक कोई भी समझ नहीं पाया है। एटीएम पे भी टैक्स लगा देती है, अब खुद का पैसा निकालो तो टैक्स लगाओ। लेकिन वो लोग लड़ाई कर रहे थे कि उससे पहले इस साइड से धमाका होता है। ये लोग जब उस तरफ देखते हैं तो फिर हमें पेट्रोल इंस्पेक्टर था जो कि उन लोगों से कहता है मैंने बोला था ना कि फालतू में लड़ाई ना करना, अगर लड़ाई करोगे तो मारे जाओगे। फिर जियांग में बताता है कि इसका लेवल यहाँ पे एक थर्ड ट्रांसफर ग्रैंड मास्टर के बराबर का ही है, लेकिन ये जिसके ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था उल्टा वो इसी के ऊपर अटैक करता है और इसे दूर फेंक देता है। ये सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि किसके अंदर इतनी ताकत है भाई जिसने यहाँ पे एक थर्ड रैंक ग्रैंड मास्टर को लात मार के दूर फेंक दिया। इसके बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है, इसका नाम टैंगिन था और ये असैसिन टाइप है, लेकिन इसकी जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो असैसिन टाइप की बिल्कुल भी नहीं है। और हाल ही में यहाँ पे एक फोर्थ रैंक ग्रैंड मास्टर लेवल भी असैसिनेट हुई है, सॉरी असाइन हुई है। इसके बाद हमें एक दूसरा बंदा दिखाया जाता है जिसके अंदर से लाल और बाहर निकल रहा था, इसका नाम वाईफेंग था। इसको यहाँ पे लिटिल किलर गॉड से नाम से भी जाना जाता है और ये ईस्ट चाइना सी के डिफेंस लाइन के चीफ का डिसाइपल है जो कि मिलिट्री रीजन के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जीनियस माना जाता है। लेकिन इसको कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, इसका दिमाग थोड़ा सा कैड़ा है, इसलिए ये कभी भी गुस्से में आरा पारा हो जाता है। इसके बाद हमें यहाँ पे बिहान के बारे में बताया जाता है और इसके बारे में तुम्हें सब कुछ पता है तो ज्यादा जानने के बारे में जरूरत नहीं है। हालांकि इसके पास जो शॉट थी वो एक एपिक लेवल की शॉट थी, यानी कि पावरफुल थी। लो आगे से कहती है पक्का सारे ने घर से चुराई होगी। इसके बाद हम तीनों के बीच में एक चौथे बंदे को देखते हैं जिसको इन तीनों ने चारों तरफ से घेर रखा था। इसका नाम यहाँ पे इनविजिबल डिसेंडेंट जियांग वुशैंग
वुसांग है। और ऐसा कहा जाता है कि इसके पास 3 प्रोफेशन और वो तीनों ही हिडन है। वो तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसके बावजूद तीनों मिलकर भी यहाँ पे वुसांग को नहीं हरा पा रहे हैं। वहीं पे वुसांग की जो रैंकिंग है डासगिया जीनस हंटिंग लिस्ट के अंदर वो तीसरे नंबर की है। वहीं पे वुसांग ने जमीन के ऊपर एक पंच मारा था, तो फोर्स की वजह से बीहान उड़ते हुए सीधा इन दोनों की तरफ गिरने वाला था। तो जियांग जल्दी से लू को पकड़ता है और साइड में हट जाता है। वहीं पे इन दोनों की नजर जब एक दूसरे के ऊपर पड़ती है तो बीहान उससे कहता है, तुम जियांग चलो ना, मेरा भाई तुम्हारे हाथों ही मरा था ना। और बीहान जियांग से कहता है कि हालांकि वो मुझे कुछ खास पसंद तो नहीं था, लेकिन भाई होने के नाते बदला लेना पड़ेगा, यू नो दैट। मैं यहाँ पे वुसांग से निपटने वाला था, लेकिन अब जब तुम मिल चुके हो तो फिर तुम्हें ही हाथ साफ कर लूं ना पहले। जियांग भी आगे से रेडी हो जाता है फाइट करने के लिए, और वो उससे कहता है कि भले स्ट्रेंथ तो तुम्हारी डिफरेंट है, लेकिन सौ फैमिली के अंदर पर्सनालिटी सबकी एक जैसी ही है, कुतिया। वह भी जियांग अब चाहे वो यहाँ पे अटेंशन को हटा नहीं सकता है, उसे यहाँ पे फाइट बैक करना ही पड़ेगा। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग देखते हैं कि चीफ इंस्ट्रक्टर हेमली ब्लीड किंग यहाँ पे एक स्लैश मारता है, तो वो जमीन को 2 हिस्सों में मक्खन के तरीके काट देता है। वो सभी लोग हेमली ब्लीड किंग की तरफ देखते हैं तो ये वही बुढ़ा था जिसको ऊंचाई से डर लगता है, और ये उन लोगों से कहता है लड़ाई दंगा करना है करो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। जियांग भी बुढ़े को देखता है, वो मन के अंदर सोचता है कि हाँ कह देना चाहिए था कुछ सीखने के लिए, क्योंकि बुढ़े ने यहाँ पे जो शॉक वेव मारी, इससे यहाँ पे जो चारों जीनियस थे वो तो एकदम तंग रह ही गए थे, लेकिन इसके जो कीड़े थे वो भी बाहर नहीं आ रहे थे। ये कहते हुए पापा हम नहीं आएंगे। इसके बाद हम लोग बुढ़े के पीछे के यहाँ पे वाइस कमांडर को देखते हैं, इसका नाम यान गुआंग था। गुआंग यहाँ पे बुढ़े से कहता है, जिसका नाम सीनियर गु था, कि यहाँ पे 300 जीनियस आ चुके हैं, अब यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी शुरू हो जानी चाहिए। वहाँ पे सभी लोग बुढ़े के बारे में ये बात कर रहे थे कि बुढ़ा इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने एक स्लैश से यहाँ पे हम सभी को मार सकता है, सबकी मुंडियां झटके में उड़ जाएंगी। वहाँ पे हम चारों जीनियस को देखते हैं जो कि यहाँ पे बुढ़े को देख के दंग रह गए थे, लेकिन हम लोग वुसांग को देखते हैं जो कि बुढ़े के साथ भिड़ना चाहता था। वहाँ पे लोग मुहान के और लू को देखते हैं जो कि बुढ़े को देख के कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हो गई थी। जियांग उनसे पूछता है, तुम इस बुढ़े को जानती हो? इस पे वो दोनों आगे से बताते हैं कि हम बचपन से इसके बारे में सुनते हुए आ रहे हैं, तो फिर क्यों नहीं जानेंगे। बुढ़ा कोई अवेकनर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उसके पास जो यहाँ पे स्ट्रेंथ है वो 7th ट्रांसफर सील किंग से भी ज्यादा है, और उसने एग्जाम्पायर के पैरों तले यहाँ पे नंबर 1 सील किंग बनने का टाइटल भी हासिल किया है। यहाँ तक कि उसकी एबिलिटीज यहाँ पे जेन एम्पायर की 8 रैंक ट्रांसफर से भी मानी जाती हैं, और उसने एक स्लैश के अंदर ही यहाँ पे एक लेजेंडरी ड्रैगन को मार गिराया था। यानी कि बुढ़ा अवेकनर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बुढ़ा कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, दैट्स गोना गोज टू बुढ़ा। खैर 8 रैंक का जो ट्रांसफर है और बुढ़ा है, इनका लेवल भले यहाँ पे एक बराबर का है, लेकिन यहाँ पे बुढ़े की रिस्पेक्ट ज्यादा की जाती है। यहाँ तक कि मुहान खुई के ग्रैंडफादर ने यहाँ पे बुढ़े को रिक्वेस्ट भी की थी कि वो मुहान को अपने डिसेबल बना ले, लेकिन उसने मना कर दिया। उससे पहले तो गुस्सा आया था, लेकिन जब उसे पता चला कि बुढ़े ने एम्पायर के भी कई सारे जीनियस को मना कर दिया, तो फिर उसका गुस्सा शांत हो गया। जियांग आगे से कहता है, तुम लोग सचमुच के डिसेबल बनना चाहते हो? पता नहीं गुस्से में क्या कर दे। इस पे मुहान की जियांग को बताती है कि तुम गलत हो भाई साहब, यहाँ पे वुसांग और वाइफ दोनों यहाँ पे इसके डिसेबल बनना चाहते थे, लेकिन यहाँ पे उसने मना कर दिया। और तुमने उनकी एबिलिटीज देखी है कि वो कितने ज्यादा पावरफुल थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें यहाँ पे उन्हें यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया बुढ़े का डिसेबल बनने से। वह फिर आगे से बताती है कि बुढ़े ने सिर्फ यहाँ पे 2 डिसेबल्स को एक्सेप्ट किया था, लेकिन वो भी 20 साल पहले थे। पता नहीं वो कहाँ पे है, बताया ही नहीं यार। जिसपे जियांग को पास्ट याद आता है जहाँ पे उसने बुढ़े को मना कर दिया था, और वो मन के अंदर सोचता है, शिट, इतना अच्छा मौका गवा दिया। इसके बाद बुढ़ा यहाँ पे बोलना शुरू करता है और वो उन लोगों को बताता है कि मैं यहाँ का मालिक हूँ, द चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ दिस कॉम्पिटिशन, और मेरा नाम है गु काइटियान, बट वी कॉल हिम बुढ़ा। दैट्स रियली गुड। अब तुम यहाँ के रूल्स सुनो। बुढ़ा इन लोगों से कहता है कि ये कंपटीशन यहाँ पे सदियों से चला आ रहा है, जहाँ पे हम लोग एक दूसरे से बैटल करते हैं और जीनियस के बीच में से भी जीनियस बाहर निकालते हैं, क्योंकि बाहर की दुनिया बहुत ज्यादा खतरनाक है और कई सारे जानवर भरे पड़े हैं। इसलिए तुम्हें यहाँ पे जीनियस से भी आगे बढ़ना पड़ता है। इसलिए वो यहाँ पे इस कॉम्पिटिशन के लिए कुछ रूल्स को बदल के नया रूल लाने वाला है, जिसका नाम है डेथ कोटा। डेथ कोटे का मतलब है कि जो सामने दिखे मार दो, अगर तुम्हें कूदा है तो जिंदा बच जाओ, नहीं तो अपने आप को मार लो। यानी कि हीरो में से भी बेहतरीन हीरे तरह से जाएंगे। यहाँ तक कि वाइस गुआंग भी आगे से कहता है ये ज्यादा हो रहा है, लेकिन बुढ़ा आगे से कहता है जिम्मेदारी मेरी है, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। इस पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ रेट इतना ज्यादा नहीं बढ़ता है कंपटीशन के दौरान में, लेकिन डेथ कोटा की वजह से अब यहाँ पे पावरफुल जीनियस भी मौत का सामना कर सकते हैं। बट इन लोगों से कहता है तुम में से 10 हर एक टेस्ट राउंड के अंदर मरेगा, अगर तुम जाना चाहते हो तो अभी यहाँ से चले जाओ। वहाँ पे कुछ जार बेचारे जाना चाहते थे, लेकिन वो फैमिली की बेइज्जती की वजह से जा नहीं सकते हैं, और कुछ सच में जाना चाहते थे, लेकिन तभी वो नहीं जा सकते हैं क्योंकि मजबूरी है। लेकिन वुसांग को कोई भी दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि बुढ़ा इसी तरीके से काम करता है। वह हम लोग बिहान को देखते हैं जो कि जियांग की तरफ देखते हुए सोचता है कि ये सब कुछ तो मेरे लिए ही है, अब मैं इसे मार भी दूंगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर जियांग अपने मन के अंदर सोचता है कि इस डेथ कोटा के साथ में अगर यहाँ पे वो बिहान को मार भी देता है तो फिर बाकी लोगों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। बुढ़ा इन लोगों से कहता है कि तुम्हें से कोई वापस नहीं गया, बढ़िया है, तुम्हें अंदर कुछ तो साला प्राइड बचा हुआ है। इसके बाद वो यहाँ पे कंपटीशन को ऑफिशियली शुरू कर देता है। यहाँ पे टोटल 300 लोग हैं और उनमें से आधे यानी कि 150 एलिमिनेट हो जाएंगे, तब ये राउंड खत्म होगा। तुम देख रहे हो, तुम 150 लोगों की बलि देनी पड़ रही है सिर्फ राउंड खत्म करने के लिए, वो भी जीनियसेस की, नॉर्मल नहीं जीनियसेस की। बुढ़ा इन लोगों से कहता है आई फकिंग डोंट केयर अबाउट इट, कौन से तरीके तुम इस्तेमाल करते हो, राउंड तभी खत्म होगा जब 150 लोग मारे जा चुके होंगे। बुढ़ा इन लोगों से कहता है कि मौत का नंगा नाच शुरू करो, अकेले करो या फिर साथ में करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस 150 लोगों की मुझे लाशें चाहिए, शुरू हो जाओ। यानी कि टीम भी बना सकते हो, अकेले करने की जरूरत नहीं है। और बुढ़ा इन लोगों से कहता है कि मुझे खून की नदियां दिखाओ, मौत का नंगा नाच होना चाहिए। जिसके बाद वो यहाँ पे कंपटीशन को शुरू कर देता है, तो कुछ तो भागे जाते हैं, कहते हैं भागो रे। और बुढ़े ने यहाँ पे जगह जगह पे फ्लैग्स भी छुपा रखे हैं, यानी कि झंडे। तो यहाँ पे टोटल 150 झंडे हैं, यानी कि 150 को मरना ही मरना है, ज्यादा भी मर सकते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास झंडा है और तुम समय रहते खुद को बचा लेते हो तो फिर तुम बच जाओगे, यही यहाँ पे मौका है। इसलिए जो कमजोर थे वो सिर्फ झंडे की तरफ भागते हैं। ये कहते हैं कि इसी तरीके से हम लोग यहाँ पे जरूरत है इस लोगों को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि जो पावरफुल
पावरफुल है वो तो मौत का नंगा नाच करेंगे ही, क्योंकि हम लोग बीहान को देखते हैं जो कि जियांग को सीधा पकड़ ही लेता है। ये तो तुम मुझसे गिरो पहले, तब जाके तुम ब्लैक गुंडा। वह पे जियांग मुहान की और लू से कहता है कि तुम लोग झंडे ढूंढो जाके, मैं तब तक इसे संभालता हूँ। इस पे वो दोनों झंडे ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। जियांग आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये बार बार जोर दे रहा था कि कहीं इंसेक्ट के बारे में किसी को पता न चल जाए। ये जो तक ज्ञान पे लाइन है छुपाने छुपाने के बारे में आगे खुद ही बता देता है। इसके पास 9 मियास्मा विंग्स हैं, तो फक ऑफ जियांग इस बड़ी सी बात के लिए। इसके बाद हम लोग बिहान को देखते हैं जो कि जियांग के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है, लेकिन वो स्लैश जियांग के पास पहुंचता है कि उससे पहले ही वो गायब हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे टैंगिन आ जाती है। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं और मन के अंदर सोचते हैं कि ये यहाँ पे क्या कर रही है। तो फिर टैंगिन बिहान के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि तुम भूल गए कि हम लोगों ने क्या वादा किया था कि तुम, मैं और बी फैंग तीनों एक साथ मिलकर वुसांग को सबसे पहले निपटाएंगे, जिसके बाद हम लोग अपने मैटर देखेंगे। लेकिन तुम वो एग्रीमेंट भूल गए, पे फालतू में अपना मैटर सॉल्व कर रहे हो। भूल गए क्या फिर मैटर लगता है वुसांग से। इससे बिहान का ईगो हर्ट हो जाता है और वो जियांग को छोड़ के उसके साथ जाने लगता है वुसांग को पहले निपटाने के लिए। वहीं पे जियांग को समझ में आ चुका था कि ये मैटर इतनी जल्दी सॉल्व तो नहीं होने वाला है। यहाँ पे टैंगिन सच में उसकी मदद कर रही है, वो भी जानबूझ के। देखिए वो पीछे मुड़के यहाँ पे जियांग को आंख मारती है, कहती है साले मदद की एहसान तले दबाया तू मेरे। दरअसल टैंगजिन ने टैंगिन से कह दिया कि तुम्हें यहाँ पे जियांग का ख्याल रखना है, वो मरना नहीं चाहिए। दरअसल टैंगिन यहाँ पे टैंगजिन की भतीजी है, इसलिए उसे यहाँ पे जियांग को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसने वादा किया है।